ये देखना वहाँ, ये वो डोल में ही तो बजा रहा हूँ, वो देखो, वो दिख रहा होगा, ये ऊपर ऊपर होली के दिन वो थोड़ा थोड़ा इसको इंस्टा में डाल दूंगा, इंस्टा में डालेंगे। ये पुराना वीडियो को ढूंढ के लाया अभी 2-4 दिन पर। ढोल बजाना आता है मेरे को, लेकिन उस दिन बजाते हैं, धुलेंडी के दिन बजाते हैं, शाम को। होली नाचते नहीं, शाम को घेर घेर नाचते हैं। गुड गुड गुड। क्या पढ़ रहे थे कल? कल हमने टमाटर खत्म हो गया लगभग। गुड। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है बेटा? हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, चलो भाई। ढोल बजना, ये देखो अच्छी अच्छी शुरुआत है ढोल बजना। कल हमने किस में पढ़ी थी देखो? सबसे पहले बहुरोग प्रतिरोधी, बोलो। अर्का अपेक्षा, अर्का विशेष, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का अभेद। यार इसके ऊपर से ये कहाँ चला गया? तो पेज देना, एक छोटा सा टुकड़ा पेज कॉपी में से फाड़ के। तो एक तो इसमें ये था। अच्छा, निमेटोड, हिसार ललित और पूसा 120। हिसार ललित और पूसा 120, ये दोनों किसमें निमेटोड प्रतिरोधी है? ट्रांसजेनिक किसमें कौन कौन सी है? एंडलेस समर और फ्लेवर सेवर। ठीक है, क्या बात है। इसको चिपका देते हैं, यहाँ पे कुछ चिपका रखा था मेरे टेप, उसको ले गए तो चिपचिपाहट रह गई यहाँ तो, खाली चिपचिपाहट रह गई, चिपचिपाहट। समझते तुम चिपचिपाहट? वही बात। चलो आगे बढ़ो। क्या लगा दे? टिकी लगा दे? आ जाए इधर हैं, आजा लगा देते टिकी, और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे और भी वैरायटी पड़ी थी, बोलो। दिव्या ने रूबी को उपहार दिया तो विकास हुआ। ये सभी अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में थी। अनिर्धारित, बोलो। पूसा दिव्या, पूसा रूबी, पूसा उपहार, अर्का विकास। यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है। कम और अधिक तापमान में फल ठहराव बढ़ाने के लिए 50 ppm पीसीपीए किसका छिड़काव करते हैं? एक साकेत, एक किस्म साकेत, किस्म का मतलब ट्रिक है। बोलो। साई सुगंधा, केसर, तोतापुरी। अब आज आगे बढ़ रहे हैं, अब टॉपिक डालो। रोग लिख रहे थे कल। एक तो आपने क्या पढ़ा था? एक तो बीमारी जो हमने पढ़ी थी उसका क्या नाम था गाइस? मोजेक वायरस थी, नहीं, लीफ कल वायरस। अगला उसके अंदर है मोजेक वायरस। मोजेक, मोजेक वायरस। बाद में लिखना, पहले इधर देख लो, लिख लेना, मैं कहूँ तो लिखना एक साथ फटाफट फटाफट। अभी समझते जाओ फटाफट, समझने जैसा भी कुछ नहीं है। एक काम करो, रोग रोग मेरे साथ लिख लो, टाइम बचेगा थोड़ा, थोड़ा सा टाइम बचेगा, 5 मिनट। तो इधर देखो, मोजेक वायरस। मोजेक वायरस को फैलाने का काम करता है एफिड। क्या बात है, एफिड। तो मोजेक लीफ का, थोड़ा आगे निकल जाएंगे तो फिर आवाज आ जाएगी। सही नहीं? इस आवाज को फील करो, फील। ये आवाज फील करने वाली है। जब तुम्हारी कहीं शादी ब्याह हो जाएगी, लुगाई को पीछे फांद के कहीं देव देवता दिहाड़ी के दोग देने जाते हैं, नहीं जाते वहां, वो इस तरीके से जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम, बोलो। मोजेक वायरस। ये बात। चलो नेक्स्ट है, एक बीमारी और है। एक तो लीव कर्ल तो पहले हो गया था, लीव कर्ल। लीव कर्ल भी एक वायरस है। लीव कर्ल ज्यादा खतरनाक होता है, ये इसको सफेद मक्खी फैलाती है, लेकिन मोजेक वायरस को कौन फैलाता है? देखो, एक बीमारी और है, उसको बोलते हैं टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। ये भी विल्ट है, लेकिन ये वायरस से हो रहा है। ये भी वायरस, ये बीएचयू के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख लिया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सुपरवाइजर के हिसाब से तो।
लेकिन टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस जो होता है ना गाइस, इसको थ्रिप्स फैलाता है। कौन फैलाता है? बोलो थ्रिप्स। ये आपको याद रखना है। क्या याद रह जाएगा? थ्रिप्स। पहले व्हाइट फ्लाई था, फिर एफिड है, और फिर क्या है? थ्रिप्स। इसको बोलते हैं टमाटर का सूखे मतलब सूखा धब्बेदार वायरस। ऐसा कुछ याद मत रखो, खाली ये इंग्लिश ही याद रखो। बोलो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। एक बीमारी और है जो मैंने कल बताई थी, जीवाणु उकटा रोग। क्या बोलते हैं? जीवाणु उकटा, जीवाणु उकटा रोग। अब ये जीवाणु उकटा रोग है, जीवाणु से होगा भाई, जीवाणु से होगा। इसको कहते हैं बैक्टीरियल विल्ट। क्या कहते हैं? इधर देखो लास्ट में, या तो सब साथ में लिखो या सब मत लिखो, या तो सब साथ में लिखो और या फिर सब मत लिखो। ये व्यवस्था होगी लिस्ट में उतारने में। तो सब इधर देख लो, ठीक है, ताकि आंखें जमाओ इस पर। जीवाणु उकटा रोग को बोलते हैं बैक्टीरियल विल्ट। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम्हें, केले के अंदर एक मोक्को होता है, मोक्को रोग। उस जीवाणु का क्या नाम? क्या जेंथोमोनास। उसका नाम है सूडोमोनास सोलेनोसिरम। क्या नाम है गाइस? तो ये सेम बैक्टीरिया यहां पर भी है। सूडोमोनास सोलेनोसिरम, सूडोमोनास सोलेनोसिरम, सूडोमोनास सोलेनोसिरम। क्या है तुम्हें याद रह जाएगा? इसकी प्रतिरोधी किसने कल बता चुका? इसकी प्रतिरोधी किसने बताओ? बोलो अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ, सोनाली। बता देगा? बोलो अर्का आभा, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ और अर्का अभिजीत। अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ और सोनाली, ये सभी जीवाणु उकटा रोग। इतने इंपॉर्टेंट नहीं, घबराने का नहीं, पेपर बहुत सरल आने वाले। एक बीमारी और पढ़ लेते लास्ट। वो बीमारी अभी एफएसओ में आई थी, थोड़ा ज्यादा है उसका लेवल, वो तुम्हारे आए नहीं है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन जो है आ रखा है। उसको बोलते हैं बक आई रोट। क्या कहते हैं गाइस? बोलो बक आई रोट। ये बक आई रोट बीमारी स्पेशल है, कवक से होती है। ज्यादातर रोट कवक से होते हैं। फाइटोफोरा किससे होता है? हाँ बोलो फाइटोफोरा, फाइटोफोरा निकोटिनी या फाइटोफोरा पेरासिटिका। बोलो फाइटोफोरा पेरासिटिका या फाइटोफोरा निकोटिनी। ये इनके कारण ऐसा होता है। ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया? एफएसओ में आया। ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया? बीएचओ में आया। बाकी लीव कर लो और मोजेक तो सोलेनेसिकुल में कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा वो भी होता है, देखो इसमें एक तो डंपिंग ऑफ होता है, डंपिंग ऑफ एक भी मृदा जनित बीमारी। डंपिंग ऑफ हमने पढ़ा नर्सरी में होता है जो रोग, वो ज्यादातर सब्जी में होता है। सोलेनेसिकुल में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, पपीता में भी होता है और इन वो एक मृदा जनित बीमारी। कैसी है? सॉइल बोर्न डिजीज। वो टमाटर में भी होता है, अच्छा खासा होता है। उसके लिए एक तो पीथियम है, फाइटोप्थोरा है, राइजोक्टोनिया है, ये जिम्मेदार है उसकी। सही नहीं? हमने उस समय पढ़ रखा नर्सरी वाले चैप्टर में। तो नर्सरी का मुख्य रोग है तो वो उसमें भी लगता है, तो इसमें भी लगता है, ठीक है। बोलो लीफ कल वायरस सफेद मक्खी फैलाती, मोजेक वायरस एफिड। ये एफिड वही है, माइजस पर्सिकी। क्या नाम है इसका? और सफेद मक्खी का क्या नाम होता है? बोलो है बेमेसिया टेबेसी। क्या होता है? गुड। बोलो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस कौन फैला रहा है इसको? थ्रिप्स फैला रहा है। बैक्टीरियल विल्ट क्या ही हो रहा है? इस पर क्लिक करो। बोलो सूडोमोनास सोलेनोसिरम, बकाइरोट, फाइटोफोरा पेरासिटिका, फाइटोफोरा निकोटिनी। एक कीट याद रख लो ना, इसको रख लोगे? टमाटर काने नहीं होते क्या? लट लट, उसको बोलते हैं फल छेदक। क्या कहते हैं? हाँ बोलो फल छेदक, फ्रूट बोरर। फल छेदक को क्या कहते हैं? फ्रूट बोरर कहते हैं। उसका नाम भी तुम्हें पता है। बोलो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। क्या याद नहीं रहेगा? इसकी एक प्रतिरोधी किस्म पार्कर नाम है उसका। इसके प्रति जो प्रतिरोधी किस्म है स्टूडेंट, उसका नाम क्या है?
पारकर, बोलो पारकर, पारकर। ये कीट बड़ा खास, ये कीट कहीं फसलों में लगता है, इसी को अमेरिकन बोलवर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास के अंदर अमेरिकन बोलवर्म, उसका नाम भी क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ये कीट चने में भी लगता है, चने का फली छेदक, उसको क्या बोलते हैं? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा या हेलियोथिस आर्मीजेरा। और ये इसके अंदर भी लगता है, इसको क्या बोलेंगे? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। क्या ये पता नहीं रहेगा? ये रोग और कीट हो गए मेन मेन। अब इसकी एक दो तुड़ाई अवस्था है, वहां से कोई बहुत शानदार क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग याद रखेंगे। बोलो तुड़ाई अवस्थाएं, कि भाई इसकी कौन कौन सी हार्वेस्टिंग स्टेजेस होती है, तुड़ाई की अवस्था। ये एक प्रकार का क्लाइमेट्रिक फल है। कैसा है? ये तो जानते हैं अपन भाई, टमाटर एक प्रकार का कैसा है? क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, मतलब तोड़ने के बाद में भी ये पक जाती है सब्जी, तोड़ने के बाद पका सकते हैं। तो टमाटर एक तो कच्चा है, कच्चे से धीरे धीरे पक रहा है। तो अपन यहाँ पे टमाटर बनाएंगे मस्त, ठीक है? ये जैसे टमाटर है, क्या है गाइस? ये है टमाटर। अरे यार, ये रंग ऐसे कैसे हो गया यार? ये गड़बड़ हो गई इसमें ना, बाकी रंग ऐसा नहीं हो सकता। ये इसमें क्या, ये कुछ कुछ इसमें मामला गड़बड़ हो गया। अब इसमें टमाटर पकेगा ही नहीं, इसका मतलब ये ऐसा हो गया। देखो, ये टमाटर क्या है? ये टमाटर है। अब ये धीरे धीरे पकेगा, जैसे जैसे पकता है तो बदलाव तो होते ही। फिर टमाटर पकेगा तो बदलाव नहीं होता क्या? ये टमाटर ऐसे पक रहा है, ये सही नहीं? तो ये इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप समझा सकते हो कि कैसे पक रहा है। लेकिन ये यहाँ गड़बड़ है मामला। देखो, यहाँ से एकदम से पक जाएगा, क्योंकि नहीं पकना चाहिए। नहीं, ये अब सही। ये इस तरीके से ये टमाटर, तो टमाटर धीरे 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 क्या हो रहा है? पक रहा है। लेकिन ये एक लेवल तक ही पकता है, उसके बाद में नहीं पक सकता। ये फाइनल स्टेज, सही नहीं? बस इससे ज्यादा तो पकेगा नहीं। तो ये टमाटर है, ऐसे करेंगे तो टमाटर में, समझ गया? कितने सेकंड में बन गया? बहुत कम टाइम में अच्छे टमाटर बन गए। अब टमाटर में यूं है, अब ये तो हरी अवस्था है। क्या है गाइस? इसको बोलते, बोलो हरी अवस्था, ग्रीन स्टेज, एक अवस्था है। इसको हम लोग बोलते हैं पिंक स्टेज। क्या बोलते हैं? कई बार बोलते हैं ब्रेकर स्टेज। क्या कहते हैं? बोलो ब्रेकर अवस्था। तीसरी जो अवस्था आप देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं लाल परिपक्वन अवस्था। क्या बोलते हैं? रेड, या फिर बोलते हैं परिपक्वन। क्या कहते हैं? परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था। ऐसे अलग अलग कैटेगरी है, कई संस्थाओं ने तो इसको 6 अवस्थाओं के अंदर भी बांट रखा है। ये पूर्णतया परिपक्वन अवस्था है। क्या है गाइस? पूर्णतया यानी बिल्कुल बिल्कुल परिपक्व अवस्था, इससे ज्यादा नहीं पकता है। पूर्ण परिपक्वन या पूर्णतया परिपक्वन अवस्था। अब यहां पर यह है कि अब ये फ्रूट इससे ज्यादा तो पकेगा नहीं, ये लास्ट स्टेज, इससे ज्यादा तो खराब हो जाएगा फिर। तो इस अवस्था पे कब तोड़ना है? जब आपको कहीं दूर के बाजार में ले जाना हो, कहीं दूरस्थ बाजार। कहाँ ले जाना है? आपने इस मेच्योर हो गया, अब इसको तोड़ लो। तो आपको कहीं दिल्ली ले जाना तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे पकता रहेगा। पिंक और ब्रेकर स्टेज पे अगर आपको कहीं स्थानीय बाजार में बेचना है, लोकल मार्केट या स्थानीय बाजार, जैसे कि आप उदयपुर के 50 किलोमीटर दूर के रहने वाले और यहाँ पर बेचना है। लाल परिपक्वन अवस्था, घरेलू उपयोग। अगर आपको घर पे काम में लेना है तो घरेलू उपयोग में हम अपने खुद के घर पे उगा रखा है, तो यहाँ पे इस अवस्था पे हम ले रहे हैं। ये लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली। ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ऑनलाइन में, वहां तो सेम दिख रहा है, वहां सेम दिख रहा है, जबकि है नहीं। यहाँ सेम थोड़ी दिख रहा है, खाली वहां सेम दिख रहा है। लाइव वालों को नीचे वाले दोनों सेम दिख रहे हैं। यही तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क, सही नहीं? तो ये अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रसंस्करण के लिए इस अवस्था पे करते हैं प्रसंस्करण। प्रसंस्करण हेतु अगर आपको टमाटर से बनानी है चटनी, क्या बनाना है? बोलो चटनी, सॉस, केचप, केचप, प्यूरी, प्योरी भी बनते हैं ना, प्योरी, तो टोमेटो प्योरी वगैरह। या बीज निकालना है, क्या करना है? बीज निकालने हेतु, बीज निकालने हेतु, बीज निकालने हेतु भी इसी अवस्था पे तोड़ते हैं। ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि बीज निकालने के लिए कौन से। अब इसमें बीज जो निकालते हैं, ये एक ही याद रह जाएगी तो चलेगा। टमाटर से बीज निकालने की दो विधियां होती है, एक तो होती अम्लीय विधि, एक होती क्षारीय विधि। कैसे होती? ये मैंने किसी बेच में बताया तो नहीं है,
तुम्हारे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलो एक एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहा हूँ, बीज उत्पादन। क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? बीज उत्पादन, टोमेटो का सीड प्रोडक्शन। तो ये पहली बार चर्चा हो रही है अपने, कोई दिक्कत नहीं। टमाटर के बीज उत्पादन करते हैं तो एक तो हम क्या करते हैं, एक तो आधार बीज और एक कौन सा होता है, प्रमाणित। क्या होता है गाइस? बोलो प्रमाणित बीज। भाई एक तो आधार बीज और एक क्या है, 4-5 प्रकार के बीज होते हैं। आपने बीज पढ़ ली, प्रजनक बीज, उससे पहले होता है न्यूक्लियस, ब्रीडर, आधार बीज, फिर एक और पंजीकृत बीज और प्रमाणित बीज, 5 होते हैं। तो न्यूक्लियस सीड तो होता है, उसको तो कोई टैग नहीं मिलता। न्यूक्लियस सीड को कोई टैग नहीं मिलता। जैसे मैं ब्रीडर, मैंने खुद बहुत कम मात्रा में बनता हूँ। फिर बनता ब्रीडर। ब्रीडर के ऊपर कैसा टैग है, गोल्डन येलो। कैसा रहता है, गोल्डन येलो टैग रहता ब्रीडर। ब्रीडर के बाद में आता है ये फाउंडेशन यानी आधार। आधार बीज को बोलते हैं मदर सीड, इसके ऊपर सफेद टैग रहता है। आधार बीज से या तो पंजीकृत बीज बनता है और या कैसा बनता है, तो पंजीकृत बीज भारत में चलता है, तो भारत के अंदर तो प्रमाणित बीज ही चलता है। इसके ऊपर अजार ब्लू कलर का टैग रहता है। कैसा रहता है, बिल्कुल अजार ब्लू। ये किसानों को कौन सा बीज वितरित किया जाता है, तो ये जब उत्पादन करते हैं ना, तो इनके बीच में जो है पृथक्करण दूरी क्या रखते हैं, बोलो पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस, वो रखते हैं 50 मीटर और इन बीजों के लिए लिखते हैं 25 मीटर। मेरी बात को समझे तुम? टमाटर एक स्वपरागित फसल है। कैसी है? प्रश्न आएगा कि टमाटर के बीज उत्पादन में आधार बीज की दूरी कितनी होती है, 50, प्रमाणित बीज की कितनी होती है, 25 मीटर। ऐसे पृथक्करण दूरी का मतलब क्या होता है, दो प्लॉट के बीच, जैसे ये टमाटर की कोई एक किस्म, ये टमाटर की कोई भी दूसरी किस्म का प्लॉट है, इसके बीच में ये जो दूरी है इसी को आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। ये हमेशा आपस में परागण रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि किस्म जब नहीं बना रहे हो या बीज उत्पादन कर रहे हो तो उसमें आनुवंशिक शुद्धता चाहिए 100%। कितनी चाहिए, मतलब आनुवंशिक शुद्धता नहीं है तो फिर वेराइटी थोड़ी तो मिक्स हो गया मामला, तो इसलिए बीच में दूरी रखते हैं। तो स्वपरागित किस्मों में ये दूरी बहुत कम रहती है। स्वपरागित फसलें, टमाटर एक स्वपरागित दूरी कम, गेहूं एक स्वपरागण होता है तो गेहूं में दूरी कम रहती है। ऐसे स्वपरागित फसलों में दूरी कम रहती है। बहुधा परपरागित फसलों में थोड़ी दूरी ज्यादा रहती है और परपरागित फसलों में कहीं दूरी अंशतः ज्यादा रहती है, कहीं में तो किलोमीटर तक रहती है। जैसे गोभी के अंदर, गोभी के अंदर आधार बीज की दूरी पता कितनी रहती है, 1600 मीटर। कितनी रहती है, यानी 1.6 किलोमीटर। और प्रमाणित में रहती है 1000 मीटर। कितनी रहती है, जैसे मैं यहाँ लिख भी दूं, जैसे जनरल नॉलेज के लिए मैं, ये तो किसकी है, टमाटर की। किसकी है गाइस, टमाटर की। अगर मैं यहाँ लिखूं गोभी वर्ग, क्या लिखूंगा, तो गोभी वर्ग के लिए आधार बीज की दूरी तो है 1600 मीटर। कितनी है, और इसकी दूरी कितनी है, 1000 मीटर। ऐसे सब में ही होती है, तो अभी अपन उस पर बात नहीं करें, कभी जरूरत पड़ेगी तो बात कर लें। तो पृथक्करण दूरी का मतलब दो प्लॉट के बीच में जो दूरी हम लोग रखते हैं उसकी बात हो रही है। अब इसमें बीज निकालना, बीज, टमाटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है, टमाटर में बीज, जो फल से बीज निकालते हैं वो विधि की थोड़ा शॉर्टकट में बात करूं, बीज निकालना। तो बीज निकालने की दो विधियां, कितनी विधियां, बोलो अम्लीय विधि, क्षारीय विधि। तो अम्लीय और एक विधि कौन सी है, क्षारीय विधि। तो अम्लीय विधि और क्षारीय विधि, दो प्रकार की विधियों से बीज निकाला जाता है, क्षारीय विधि और अम्लीय विधि। अम्लीय विधि के अंदर जो अम्ल काम में लेते हैं उसको कहते हैं HCl। क्या लेते हैं, हाँ बोलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाद में इसमें लिख लेंगे। और इसमें हम लोग क्या काम में लेते हैं, Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, तो इसके लिए अपन सोडियम कार्बोनेट काम में लेते हैं। तो ये ध्यान रख लेना कि बीज जब निकालते हैं, तो बीज निकालने का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि देखिए टमाटर है, जैसे टमाटर से बीज निकालना समझिए तो है। टमाटर से बीज निकालना कैसे निकालोगे, 1 हेक्टेयर के टमाटर है, टमाटर पाक गए, ये मेच्योर हो गए, अब इनसे बीज निकालना है तो समस्या तो है ही सर। बीज निकालना समस्या नहीं है क्या, तो फिर क्या करते हैं, इनको बढ़िया से क्रश करते हैं। कैसे करते हैं, बढ़िया से इनको जो है पल्प बना लेते हैं मिक्स। उस पल्प के अंदर HCl मिलाते हैं, HCl मिला देते हैं और फिर उसको बढ़िया से मिला के रख देते हैं। तो बीज नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो भी हल्के बीज होते हैं, जो कचरा पल्प होता है ऊपर निकल जाता है, फिर उसको ऊपर से जो है खाली कर देते हैं, तो बीज नीचे रह जाते हैं। फिर उसको धीरे धीरे सुखा देते हैं, साफ करते हैं, सुखाते हैं, ऐसे करके बीज निकालते, सही नहीं। तो ये विधियां, तो बीज निकालने की विधियां, तो अम्लीय विधि में कौन सी अम्ल काम में लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और क्षारीय विधि में कौन सा लेते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट। क्या याद रहेगा? क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? थोड़ा सा लिखते हैं, फिर नई क्रॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तुरंत लिख लो, फटाफट लिखने की स्पीड रखना, तो एक क्रॉप और पढ़ लेंगे आज। सर प्रमाणित या प्रामाणित, अब वो तुम देख लेना हिंदी में तुम्हारे हिसाब से। प्रमाणित है, प्रामाणिक है। तोड़ फोड़ हिंदी वाले सर नहीं बताया तुम? तोड़ने का मतलब तो होता है किसी ठोस सरफेस वाली चीज को तोड़ना, जैसे पत्थर तोड़ना। फोड़ने का मतलब होता है कि किसी के ऐसी वस्तु जो अंदर से खाली हो, अंदर से कोई भी चीज खाली है उसको तो फोड़ते हैं, और जो अंदर से भी भरी हो ठोस वस्तु है उसको हम क्या तोड़ते हैं, जैसे पत्थर तोड़ना, नारियल फोड़ना, ऐसे। सही नहीं? तो अभी मैं ऐसे स्टाफ रूम में बात कर रहा था, हमारे एक फिजिक्स वाले सर वो बोले, अच्छा ऐसा है तो बताओ कि फिर किसी का माथा फोड़ना होता है तो कि माथा किसी का फोड़ना होता है या तोड़ना होता है, अगर ये सिद्धांत आपका है कि खाली वस्तु। मैंने कहा ऐसा ऐसा, जिसका दिमाग अंदर से खाली है, जो जिसको कुछ नहीं आता जाता, और जो दिमाग से बिल्कुल फ्री है, अंदर से खाली है, उसका माथा तो फिर फोड़ेंगे, और अगर कोई होशियार आदमी है उसका है तो फिर तोड़ेंगे। सही नहीं? तुम्हारे कोई चीज समझ में तो नहीं आती। चलो आगे बढ़ो फटाफट। ये पहली स्लाइड है। हो गया? गुड। ये तुम्हारा हाथ का खून कैसे आ रहा है? या पेन चल गया? ऐसा नहीं, आजकल वो हाथ काट भी लेते हैं हैं। तुम्हारे लिए नहीं, ऐसे कई बार होता है ना हाथ, लेकिन वो अलग है, ये यूं लग रही है जो अलग है, और ये यूं लगती है वो अलग। सही नहीं? यहाँ पे क्या हाथ काट लेते हैं? हाथ काट ले तो मर जाते हैं उससे। हाथ किसी को नहीं काटना, ठीक है? हैं? क्या पढ़ने वाले नहीं काटते यूं? कोई नहीं। मैंने जो तुम्हें तर्क बताया ना, ये हिंदी वाले सर को पूछ के बताया था। मैंने अभी तुम्हें बताया, ये मैंने हिंदी वाले सर को पूछ लिया। मेरे को हमेशा हिंदी वाले सर मिलते हैं, मित्र है अच्छे, तो मैं उनको कोई ना हिंदी का डाउट डेली पूछता हूँ। कोई ना कोई डाउट किसी शब्द का, हिंदी में मेरी थोड़ी रुचि है, तो मैं कोई कवि के बारे में या कोई ऐसी कविता है या कोई शब्द है तो उसका मतलब पूछता रहता हूँ। तो कल तो पूछना ही था, कल तो ये शब्द था ही, तोड़ना फोड़ना, तो फिर उन्होंने मेरे को बताया ऐसा ऐसा होता, तो उस पर चर्चा चल रही थी आज सुबह। पूछना चाहिए ना ऐसे, जैसे एक बार मैंने उनको संभ्रांत का क्या मतलब होता है, ऐसे कई शब्द उनसे पूछता हूँ। एक और डाउट आज पूछना है, नहीं एक डाउट और है, कोई बता। एक हिंदी वाले सर और भी आते हैं अपने 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं। एफिड का नाम था माइजस पर्सिकी। माइजस पर्सिकी लगता है एफिड, वो एफिड कॉमन एफिड। नीड्स में थोड़ा अलग एफिड है, उसका नाम लिखा दूंगा, पढ़ाऊंगा तब। चला है। जब कोई चीज एक बार लिखते हैं तो थोड़ा जोर आता है, और यूं लगता है इतना कम लिखेंगे, लेकिन जब उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो फिर याद होने लगता है। होती नहीं? एक बार लिखते हैं तो थोड़ा जोर आ सकता है, लेकिन जब उसको रिपीटेडली पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। ये अनुभव बता, सही नहीं? आर्मी जीरा, जीरा नहीं होता। जीरा क्या होता है? जीरा तो इसको बोलते हैं हेलिकोवर्पा,
हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ओके, जीरा नहीं होता, जीरा तो एक फसल। कौन सा, कौन सा आर साइड, कौन सा आर साइड है? ये आर साइलेंट है। अरे तो बेवकूफ, इसको तो बोल तो रहा हूं मैं। अरे तो वो तो कोई गलती से हो गया होगा ऐसे तो। हाँ तो आर को साइलेंट कर लेते, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आर्मी चेहरा फटाफट बोलते हैं, आर्मी चेहरे बोलते हैं। और किसी के डाउट नहीं था ये, और तो किसी के नहीं था। चलो आगे, आर्मी चेहरा लिख दिया करो, ऐसे जल्दीबाजी में हो जाए ना। हिंदी का टीचर नहीं, इसलिए गड़बड़ हो सकती। अब लिखो इसकी तोड़ाई की अवस्था। टमाटर नहीं बनाने, खाली लिखना है। अच्छा, टमाटर में गुच्छा मुच्छा रोग भी होता है। गुच्छा मुच्छा टमाटर में नहीं लगता, गुच्छा मुच्छा है उसको पर्ण कुंचन को बोल सकते हैं, माथा बंधना। जो लीफ कर्ल होता है ना, उसको माथा बंधना बोलते हैं, ठीक है। तो लीफ कर्ल को बोलते हैं माथा बंधना, लेकिन गुच्छा मुच्छा नहीं बोल सकते उसको। गुच्छा मुच्छा तो आम का होता है, मैंगो माल फॉर्मेशन। चले आगे। पर माइक के पास मच्छर मक्खी भिन भिना रहे हैं, क्या आवाज ऐसी आ रही है? और हमने क्या कुछ मच्छर मक्खियां पाल रखे हैं, वो इधर ही घूमते रहते हैं। रोग में ज्यादा लोड, मतलब बहुत सरल कोई एकाधिक रोग का फेमस रोग ही आता है। जैसे टमाटर में अपने अनुसार रोग लिख लिया, इतना नहीं आता। लीफ कल वायरस है, ये है बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये ज्यादा लोड लेने की बात नहीं। तो एक एक फसल का एक एक मेन मेन रोग किट ही आता है। चलें, अब जल्दी उठने लगे ना तुम लोग, 7 बजे क्लास लगेगी, 7 से उठ जाओगे। झुलसा रोग कोई कहते हैं ब्लाइट, लेकिन वो इतना कोई खास नहीं। देख विकार हमने पहले पढ़ लिए थे। देख विकार की हम अलग से क्लास पढ़े पूरी। देख विकार नाम की पूरी क्लास ही पढ़ रखी है अलग से, इसलिए देख विकार टमाटर के यहाँ नहीं लिखा है, सही नहीं। जो सन स्काल्ड नहीं होता क्या, सन स्काल्ड, जिधर से सूरज की किरणें आती है उधर छिलका जल जाता है, उसको सन बर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सन स्काल्ड को सन बर्न भी कहते हैं। जैसे सूरज की जिधर से किरणें आती है उधर से वो जो है छिलका जल जाता है टमाटर का, उसको सन स्काल्ड या सन बर्न कहते हैं। ये भी एक मुख्य समस्या है, गांव के अंदर बहुत होती है, देखा मैंने। अब लिखो ये, देखो प्रसंस्करण के लिए कब तोड़ते हैं, तो पूर्णतया परिपक्व अवस्था है और बीज निकालने हेतु तो इस समय पीएच ज्यादा हो जाता है। इस अवस्था के ऊपर टमाटर बिल्कुल 4.5 तक हो जाता है पीएच, मतलब अम्लीय है। वैसे ही टमाटर अम्लीय फल ही है, आपको पता है कि टमाटर एक अम्लीय है। तो बाकी सब सब्जियां क्षारीय हैं, टमाटर अम्लीय है कि नहीं, ऐसा पढ़ा। क्या हुआ? प्यूरी ऐसे केचप के जैसे ही बनती प्यूरी, जैसे चटनी बनती है थोड़ी गाढ़ी, ये केचप थोड़ा गाढ़ा होता है, ये प्यूरी थोड़ी पतली होती है। जितने भी ये पिज्जा विज्जा आते हैं इनके अंदर फिर प्यूरी से बना। प्यूरी का मतलब बोतलों टमाटर से बनी हुई भरी भरी आती। तो ये सब लोग जितने भी हैं सब पागल बनाते हैं। ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी को पिज्जा आते हैं, इनके अंदर वो सब एक एक साल 6-6 महीने पुरानी प्यूरी काम में लेते, लेकिन वो प्रिजर्व आती है इसलिए पता नहीं चलता अपने को।
लेकिन कई कंपनी ऐसी भी नई नई जो फ्रेश काम मिले। केचप थोड़ा पतला होता है, सॉस थोड़ा हल्का सा गंदा होता है भाई, ज्यादा फर्क नहीं। चले आगे, अब नया टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद। नहीं करो, पता कौन सी सब्जी पढ़े? आलू या बैंगन? सारी पढ़नी ही है। आलू एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है वैसे। सुबह वाला टाइम ज्यादा दिन नहीं रखेंगे बस, ठीक है? थोड़े दिन इस वक्त, इस वीक तो रखो एक बार, इस वीक ही रख रहे हैं, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का क्या नाम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और Na2CH CO3 का क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? तो अब अगला टॉपिक लिखो। क्या लिखोगे? आलू लिखो, आलू। आलू, जब पोटैटो को अपन आलू बोलते हैं तो टोमेटो को टालू क्यों नहीं बोलते? हम्म? जैसे अगली क्रॉप है आलू। देखो आलू का थोड़ा लेवल है, मतलब पोटैटो। लेवल से तात्पर्य ये है कि है, मतलब इसमें इसकी बेसिक जानकारी तो मेरे साथ ही लिखनी है आपको, इसके सामान्य जानकारी तो मेरे साथ ही लिखो। तो आलू शुरू कर रहे हैं। अभी तक टमाटर हो गया। टमाटर में से किस्में हैं मेन, तो किस्में भी मैं और इम्पोर्टेंट बता दूंगा कभी, ठीक है? टेस्ट सीरीज का खास ध्यान रखें जब भी टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है ना? तो 12वीं की किताब में, 11वीं किताब में कम कम किस्में दे रखी, बहुत कम दे रखी, अपने तो अंश अंक बदली। चलो अब इसका मेरे साथ ही लिखो डेटा, लिखो बोटनिकल नेम। टमाटर, इसका आलू का नाम बताओ। सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम लिखो। सोलेनम ट्यूबरोसम नंबर 1, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसका एक पूर्वज भी है, इसकी एक पूर्वज प्रजाति है, उसको सामान्य जानकारी में लिख लेंगे, ठीक है? अभी यहीं आगे बढ़ते रहो। इसका कुल क्या होता है बताओ? सोलेनेसी होता है। आलू का फैमिली सोलेनेसी, ये हम सबको आते ही। गुणसूत्रों की संख्या, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है ट्यूबरोसम में, क्योंकि ये टेट्राप्लॉइड होता है। टेट्राप्लॉइड। देखो आलू की उत्पत्ति के पीछे भी एक छोटी कहानी है, वो मैं आपको अभी सुना दूंगा। अब इसके बारे में लिखो, इसका उत्पत्ति स्थल। तो आलू का उत्पत्ति स्थल है पेरू, पेरू या दक्षिण अमेरिका। टमाटर का भी यही था, तो इसका दक्षिण अमेरिका, पेरू या दक्षिण अमेरिका, पेरू साउथ अमेरिका, ठीक है?
फिर लिखो फल प्रकार, तो बेरी ही होता है, फल प्रकार बेरी। आलू का फल प्रकार, आलू के पौधे के ऊपर जो फल बनता है उसी को कहते हैं बेरी। बेरी यानी सरस, सोलेनेसी कुल के अंदर सरस ही होता है वैसे। और इसका खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग होता है इसका ट्यूबर। ट्यूबर होता है ट्यूबर, जो कि एक रूपांतरित तना होता है, रूपांतरित तना। ट्यूबर एक प्रकार का रूपांतरित तना है। ये बेसिक जानकारी है। ये सारी बातें पहले पढ़ी हुई है, इसलिए अपन ने लिख लिया इसको तुरंत, सही नहीं? सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। आगे बढ़ते हुए अब इसके अंदर अन्य नाम, इसको हम और किन नामों से जानते हैं? एक तो है गरीब का दोस्त, सही नहीं? अरे ये गरीब का दोस्त है रे। और एक इसको कहते हैं सब्जियों का राजा भी, गरीब राजा भी, सब्जियों का राजा। रानी किसे कहते हैं? भिंडी। सब्जियों की रानी भिंडी है, सब्जियों का राजा ही है। यहां तक बस। सब्जियों का राजा और गरीब का दोस्त, ये बेसिक जानकारी जो हमने पहले पढ़ रखी। अब टॉपिक डाल दो सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी। अब मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिए, फिर लिख लेना बात। सामान्य जानकारी में क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं छोटा सा बात बता रहा हूं। देखो यूं है कि धरती गोलमाल, धरती कैसी, तो इसमें जो भी ये उत्पत्ति पढ़ते हैं बार बार अपन उत्पत्ति के बारे में, जैसे ये धरती कैसी दिख रही है? गोलमाल। तो अब क्या, पहले जीवन की उत्पत्ति तो हुई होगी, एक बार जीवन की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे हुई, टाइम लगा इसमें। धरती की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई? 450 करोड़ साल। कितने टाइम पहले हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 1350 करोड़ साल। कब हुई? अनुमानित, वैज्ञानिक एक मत है इस बात को लेकर, इसलिए 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड बना और 4.5 अरब साल पहले धरती बनी, ऐसा कहते हैं। तो वो बनने के बाद में धीरे 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 फिर जब भी जीवन आया, तो जीवन के अंदर फिर धीरे 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 फिर फल सब्जियां भी, पेड़ पौधे, इंसान बाद में आए, पहले पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे किसी पर्टिकुलर एरिया में पहले धीरे धीरे पैदा हुए, जैसे कोई चीज यहाँ पे पैदा हो रही है तो कोई धीरे धीरे यहाँ उत्पत्ति हुई, कोई चीज यहाँ पे अफ्रीका में हुई तो कोई कहाँ ऑस्ट्रेलिया में हुई तो कोई कहीं हुई, कहीं ऐसे अलग अलग जगह। फिर वो वहां से जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसके साथ में इधर उधर उसका प्रचार प्रसार हुआ। जैसे कि ये दक्षिण अमेरिका क्या है, ये उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप है, ये अफ्रीका मान लो, और ये इधर अपना एशिया पूरा, उसमें ये भारत। अब क्या हुआ, जैसे आलू है, तो आलू का जो सोलेनम जीनस है, ये कोई भी वैज्ञानिक नाम में पहले जीनस है फिर स्पीसीज, यानी वंश और प्रजाति, यही होता है। तो ये दक्षिण अमेरिका का तट है, ये पेरू देश है, यहाँ पे कौन सा है? पेरू। तो इस पेरू में एक झील है, यहाँ पे उस झील के आसपास इस सोलेनम जीनस की उत्पत्ति मानी जाती है। सोलेनम जीनस में लगभग 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। कितने? तो धीरे धीरे बनी सब चीजें, ऐसा नहीं एक ही दिन में बन गया था, ये सब चीजें इवोल्यूशन। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मेन मकसद है कि किसी आदमी के खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदल, मतलब हम ये सोचें कि हम कहां से आए, कहां से टपक गए, हम कहां से आए, ब्रह्मांड कहां से आए। तारे देखो रात को तो तारे दिखना कम हो गया, प्रकाश पोल्यूशन के कारण। किसके कारण? नया प्रदूषण है, उसको बोलते हैं लाइट पोल्यूशन, क्या कहते हैं? बाकी प्रदूषण तो तुम पढ़ते हो, एक नया टर्म है जिसको कहते हैं प्रकाश प्रदूषण। धरती के ऊपर लाइट इतनी होगी, लाइटनिंग, कि तारे दिखते नहीं। आज के 10 साल पहले खूब तारे दिखते थे, 10-15 साल पहले तारे बढ़िया दिखते थे, जैसे छत पे होते थे ना अपन छोटे थे तब, तो छत से तारे तारे दिखते थे। अब तारे नहीं दिखते, शाम को देख लेना बहुत कम दिखते हैं। इस लाइट पोल्यूशन की वजह से जो दूरबीनें काम करी ना, उन दूरबीनों को अंतरिक्ष के अंदर देखने में दिक्कत आती, इसलिए ज्यादातर दूरबीनें अभी जो भेज रहे हैं अलग अलग देश, वो सैटेलाइट के साथ में अंतरिक्ष से बाहर भेज रहे हैं। यहाँ धरती के चारों तरफ जो आवरण है ना, उससे बाहर सैटेलाइट भेज रहे हैं, उसके साथ दूरबीन भेज रहे हैं, वहीं से देख रहे हैं। धरती से तो क्या, ये लाइट पोल्यूशन की वजह से रेडिएशन आ जाती है, तो क्लियर दिखता ही नहीं है दूर तक।
तो लाइट पोल्यूशन, तो वो सब चीज छोड़ो। अभी क्या, तो हम ये सोचे फ्री टाइम में कि भाई क्या है कि कैसे आए, कहां से आए, ये सब उत्पत्ति हुई है। विकास एक चैप्टर है बायोलॉजी में, इवोल्यूशन बोलते हैं उसको, उसमें दे रखा। तो आलू यहाँ पे था पहले, फिर अंग्रेज या पुर्तगाल वाले, ये जो है ना अंग्रेज, ये धरती में आधी जगह पे राज करते थे। तो धीरे 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 ये आलू अफ्रीका से यूरोप गया। कहाँ गया? यूरोप। यूरोप के अंदर मैंने कहा ही था आपको कि यूरोप से जो भारत में आए थे लोग, मैंने एक बार बताया था कि भाई यूरोप से जो भारतीय, जैसे वास्को डी गामा आया, पहले पुर्तगाली था, ये यूरोप के अंदर यहाँ देश है सारे। तो यूरोप के अंदर जो है ये यूरोप था, तो यूरोप ऐसे बड़ा सा यूरोप। तो यहाँ पुर्तगाल है, फ्रांस है, डच यानी नीदरलैंड वाले, हॉलैंड वाले, इंग्लैंड वाले। तो सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आए अफ्रीका के चक्कर लगाते, फिर फ्रांस वाले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए ऐसे। तो ये अंग्रेजों का या यूरोपियों का भारत में आने का क्रम था। यहाँ व्यापार के लिए आए थे, फिर लड़ा लड़ा के भग गए आप लोग, आधे तो वापस भगा दिया, अंग्रेज रह गए लास्ट। अंग्रेज सबसे लास्ट में आए लेकिन रह गए वहां, बाकी वो भगा दिए। अब ये जो पुर्तगाल वाले आए थे तो कोई एक दिन में थोड़ी आए, इस भारत के अंदर 200-300 साल तक रहे। भाई 1498 में वास्को डी गामा आया था, उस समय मीराबाई का जन्म भी हुआ था। तो यहाँ पे जो वास्को डी गामा आया, अंग्रेज तो बाद में आए, तो वास्को डी गामा आया तो वो यूरोप, वो पुर्तगाल का था, तो उसके, वो तो पहला आदमी था, उसके साथ में फिर पूरे वहां का पूरा सिस्टम था, पूरी कंपनियां था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अलग अलग देशों की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल वाली अलग अलग, तो वो यहाँ काम करते थे, तो व्यापार करते थे मसालों का। तो वो परमानेंट यहाँ रहते भी तो थे, उनकी ड्यूटी लगती थी कंपनी के द्वारा, जैसे आज तेरी नौकरी वहां, तो ऐसे तैसे सिस्टम था पूरा। तो फिर वो अपने यहीं रहते थे परिवार सहित। तो फिर वो जब भी आते थे तो कुछ लेके आते थे, जब भी आते थे। तो पुर्तगाल वाले, फिर आलू यहाँ से यहाँ चला गया यूरोप में। तो प्रारंभिक यूरोप में काम हुआ आलू के ऊपर, थोड़ा थोड़ा सीखने लगे लोग, हाँ बीमारियां बहुत होती रहती। तो ठंडी जलवायु यूरोप, अपने यहाँ थोड़ी गर्म। तो अपने यहाँ आलू तो पहले तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, देखो पहले अनुसंधान पे कौन ही ध्यान दे रहा, अंग्रेजों का राज था तो कोई सिस्टम था नहीं। फिर क्या हुआ कि फिर अपने यहाँ जैसे आ गया, तो वो पुर्तगाली लोग पपीता भी लेके आए थे, आलू भी लेके आए, गेंदा भी लेके आए, वो जो है अमरूद भी लेके आए। वो पहले अपने यहाँ होते नहीं था, ये चीजें पहले अपने यहाँ होती नहीं थी, क्योंकि अपनी ज्योग्राफी ऐसी थी भाई, जिनका जैसे उत्पत्ति पड़ता है पेरू उत्पत्ति, इसका मतलब धरती पर सबसे पहले यहाँ था, फिर यहाँ से ये अलग अलग माध्यम से पूरी दुनिया भर में फैला। सही नहीं करा? अपने यहाँ पहले पपीता नहीं था, जैसे पपीता को पुर्तगाली लेके आए, गोभी को तो बाद में अंग्रेज लेके आए, बहुत बाद में, अभी 1822। मतलब कुल मिला के ऐसा इनका है सिस्टम है, ये हमें पता रहना। तो अब आलू अपने यहाँ पे आ गया, लेकिन आलू में तो बीमारी होती थी। तो 1949 सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या था गाइस? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी पटना बिहार में। कहां पर हुई थी? पटना बिहार में हुई थी। लेकिन आलू के अंदर तो समस्या है भाई, आपने अनुसंधान केंद्र तो स्थापित कर दिया, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, लेकिन केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के लिए अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान कब करेंगे? जब फूल आए। भाई फूल आएंगे तभी तो परागण होगा उसमें, नहीं तो नई किस्म कैसे संकरण करवाएंगे? तो पटना के अंदर तो आलू में फूल ही नहीं आते। देखो उसके पीछे कारण बता रहा हूं। जैसे कि अगर आप आलू की मुख्य रूप से जलवायु की बात करो तो ठंडी जलवायु चाहिए आलू को। कैसी जलवायु चाहिए? ठंडी। आलू में कंद निर्माण कहां पर होगा? हमने पढ़ रखा पहले, आलू में कंद को आकंद बोलते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, आकंद निर्माण। तो आलू के अंदर कंद निर्माण के लिए माहौल चाहिए छोटा दिन। क्या चाहिए गाइस? बोलो, लघु दिवस, शॉर्ट डे, प्लस कम तापमान। कैसा माहौल चाहिए? कम तापमान यानी लो टेम्परेचर। तो आलू में अच्छा कंद कब बनेगा? जब उसको छोटा दिन मिलेगा और जब उसको कम तापमान मिलेगा। तापमान भी कितना? 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। यही बात करी थी अपन ने एक बार। कंद निर्माण बंद भी हो जाता है, जैसे आकंद निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। आकंद निर्माण बंद हो जाता है, यानी कंद निर्माण बंद हो जाता है अगर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो तुम? ये क्वेश्चन भी अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। पहले तो ये प्रश्न आ रखा है एसआरएफ के अंदर भी, आलू में कंद निर्माण के लिए कैसा माहौल चाहिए? शॉर्ट डे, लो टेम्परेचर। कैसा चाहिए? शॉर्ट डे। कंद निर्माण की प्रक्रिया कब रुक जाती है?
जब तापमान 30 से ऊपर जाए। ये क्वेश्चन पिछले साल फर्स्ट ग्रेड में आया। लेकिन आलू में फूल आए तब तो बात बने क्या भाई? नींद आ रही है तुम्हें? मैं कह रहा हूं अच्छी बात बता रहा हूं, तुम्हें नींद आ रही? अच्छी बात नहीं बता रहे? सो तो नहीं रहा कोई? हिम्मत रखो थोड़ी, ठीक है? देखो ऐसे नहीं सोच सकते तुम। सुबह सुबह क्या होता है कि भाई जबरदस्ती उठाते ना, जैसे डोली होता है, डोली जो ढोल बजा रहे हैं, डोली मतलब जाती डोली जो ढोल बजाने का काम करते हैं, डोली। कभी किसी को डोली बोलते हैं, कोई व्यक्ति तुम्हारे में से भी उस समाज का हो तो नाराज नहीं हो। पहले अपने सबके काम के हिसाब से जाती है, फिर वैसे उसको दिल पे नहीं लेते, सही नहीं? कोई ढोल बजाने वाले को डोली बोलते। हमारे रामेश्वर को समाज से बाहर करने वाले थे। रामेश्वर जो था ना हमारा रामेश्वर हमारे गांव का नेता है, रामेश्वर कुमावत, मेरा पड़ोसी है, सामने रहता है। तो वो पंचायती करता है गांव में। तो मेरा दोस्त है, मतलब बड़ा है मेरे से, तो मेरे पापा के से थोड़ा छोटा है, लेकिन यूं है कि हम मित्रवत रहते हैं। तो रामेश्वर ही बोलता हूँ, प्रेम से रामेश्वर ही बोलते हैं। तो रामेश्वर क्या है, नेता है। तो नेता हमारे गांव में जो, तो वो क्या हुआ कि हमारा उसके क्या डीजे था, उसको रमेश डीजे वाला बोलते हैं, रामेश्वर डीजे वाला। तो रामेश्वर डीजे वाला है, तो क्या है कि कई साल तक डीजे जो बजाय खूब पैसे कमा लिए, ठीक है? तो एक समाज में आजकल के डीजे बंद करने के नियम आते हैं, कई समाज में डीजे बंद कर दिए, बैंड बंद कर दिए ऐसे। तो हमारे समाज में मीटिंग चल रही थी, कुमाऊं समाज। तो रामेश्वर था, जो डीजे बंद करने पे बात चली। रामेश्वर ने कहा डीजे बंद क्यों कर रहे हो भाई? उसका तो घर उससे चल रहा ना, कई लोग डीजे। अरे कि ये तो ढोलियों के काम है, ये तो फालतू के काम है, ये है वो है। तो रामेश्वर को गुस्सा आ गया, समाज बैठी हो पूरी। अरे ढोली तो जो समाज के कई लोग पहले से ढोलक भी बजाते, तो ढोली हो गए क्या भाई? समाज में कई लोग हैं पहले से ढोलक भजन भजन कीर्तन करते हैं, तो ढोलक भी बजाते हैं कई समाज, तो वो ढोली थोड़ी हो गए। तो समाज वालों ने दिल पे ले ली बात कि हमें ढोली कैसे बोल दिया, कि रामेश्वर ने तो हमको ढोली बोल दिया, ये तो समाज वालों को ढोली बोल रहा है सब। तो ऐसे दिल पे ले, वो ऐसे ही होता है समाज में, आधा सिस्टम गोल मटोल ही चलता रहता। देखो ऐसे कोई फिक्स सिस्टम नहीं रहता कुछ, ऐसे जी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने दिल पे ले लिया, ऐसे ही चलती है समाज में सारी फर्जीवाड़ा पूरा। तो हमको तो ढोली बोल रहा, रामेश्वर की इतनी हिम्मत को समाज वालों को ढोली बोले। रामेश्वर ने कहा, तो रामेश्वर ने क्या, पहले ही वो 50,000 जेब में लेके गया था रामेश्वर। रामेश्वर क्या है कि क्या आज मेरे को गुस्सा ही रहा है, तो कोई उल्टा उल्टा अगर 50,000 का दंड करेंगे तब तक तो जेब में 50,000 लेके जाता हूँ। तो 50,000 जेब में लेके गया कि दंड करेंगे तो 50,000 बिल ले लेंगे। फिर बात थोड़े समाज वालों ने पक्ष लिया ऐसे कि इसको थोड़ा ऐसे निकल गया होगा, गलती होगी। तो रामेश्वर की मजबूरी में फिर होता है भाई, वाह गलती होगी, अंदाता टोली ऐसे आपको नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला था ऐसे करके। तो किसी को डोली बोलने का मतलब यूं नहीं कि दिल पे ले ले, ऐसे बात है, बड़ा दिल रखो, सही नहीं? तो फूल आने की प्रक्रिया है, सही नहीं? फ्लावरिंग। अब देखो यूं है कि नींद उड़ गई, कई बातें होती रहे। तो अब आलू के अंदर, पटना में तो फूल नहीं आ रहे, के अंदर तो बना दिया। अब फूल नहीं आ रहे, तो फूल क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आलू में फूल आने के लिए बड़ा दिन चाहिए। कैसा चाहिए? सॉरी, दीर्घ दिवस। कैसा चाहिए? बड़े दिन को बोलते हैं दीर्घ दिवस। क्या बोलते हैं? दीर्घ दिवस चाहिए और कम तापमान चाहिए। क्या चाहिए गाइस? अब ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है, जहां पे दिन बड़े रहते हैं वहां कम तापमान मिलना थोड़ा दिक्कत वाली। ये जो स्थिति लिखी, ये एक कॉमन स्थिति नहीं है, ये बहुत ही गड़बड़ मामला है। कम तापमान सर्दियों में मिलता है, कम तापमान सर्दियों में मिलता है, और सर्दियों में दिन छोटे रहते हैं, तो लॉन्ग डे तो मिलेंगे। तो ये कंडीशन पटना में नहीं। ये जो कंडीशन यहाँ लिखी हुई, ये खाली उत्तर भारत में। कहां पर है? उत्तर भारत में है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, ठीक है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इन इलाकों के अंदर ही ये माहौल मिलता है, जहां पर मौसम जैसे गर्मी का है, मार्च अप्रैल मई जून, दिन बड़े रहते हैं उसमें। गर्मी में दिन तो बड़े ही रहेंगे, लेकिन वहां बर्फीला इलाका है, इसलिए तापमान कैसा रहता है? कम रहता है। ये जो इंस्टीट्यूट जो 1949 में यहां बनाया था, इसको 1956 में इसको लेके चले गए कुफरी में। कहां पर ले गए? कुफरी शिमला, हिमाचल प्रदेश, वही तो है, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। वहां पर ले गए, तब जाकर के फिर वहां अनुसंधान का काम चालू, क्योंकि वहां पे फूल आते हैं बढ़िया। तो आलू में फूल आते हैं मस्त,
फूल आने के बाद में परागण कराते हैं, पर परागण कराते हैं, फिर वहां पे एक छोटा सा टमाटर के जैसा फल बनता है, फल बनता है ना, उस फल को ही हम लोग बोलते हैं बेरी। क्या कहते हैं? तो आप यहाँ ध्यान देना, टमाटर का जो प्लांट है हमने यहाँ पर बेरी लिखा है। इस बेरी का मतलब ये है कि जो आलू का प्लांट है, जमीन के अंदर तो ट्यूबर बनेंगे और इसके ऊपर छोटे छोटे से फल आएंगे, वो टमाटर जैसे रहते हैं, उन फलों को क्या बोलते हैं? बेरी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बेरी लिखा। अब बुआई जब आलू की जाती है, बुआई, अब बुआई जो की जाती है ना, तो बुआई एक तो आप लोग गांव के अंदर कंदू से ही करते हो, और एक आजकल हम लोग उससे करते हैं, जो मैंने अभी बेरी बताया ना, बेरी, उस बेरी के अंदर से बीज निकलते हैं छोटे छोटे, उनको सत्य आलू बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, सत्य आलू बीज। सत्य आलू बीज अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रू पोटैटो सीड। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, ट्रू पोटैटो सीड। तो इसलिए इसको सत्य आलू बीज बोल रहे हैं। मतलब वास्तव में आलू का वैसे तो प्रवर्धन वानस्पतिक होता है, आलू के जो कंद होते हैं, ट्यूबर होते हैं, उनको ही तो काट के बोते हैं, तो वो तो है ही है। लेकिन आजकल ये तरीका है, इसको डॉक्टर रामानुजन ने बनाया था। किसने विकसित किया तरीका? हाँ बोलो, डॉक्टर रामानुजन। प्रश्न आएगा कि सत्य से राम याद रखोगे, सत्य से राम क्या याद रखोगे? सत्यवादी राम ऐसे याद रखोगे, ठीक है, सत्य राम। प्रश्न आएगा सत्य आलू बीज किसने बनाया? तो रामानुजन। राम नाम सत्य, ऐसे भी याद रख, ठीक है ना, सही नहीं? तो इसकी बीज दर 1 हेक्टर के अंदर कितना बीज चाहिए? तो ये बीज चाहिए लगभग 100 से 150 ग्राम। कितना चाहिए? 1 हेक्टर में। प्रश्न आएगा कि भाई सत्य आलू बीज की बीज दर कितनी है 1 हेक्टर में? तो ये पहले हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, क्योंकि इसके बीज बहुत ही छोटे होते हैं। 1 ग्राम बीज के अंदर, 1 ग्राम बीज हो तो उसमें 1500 से 2000 बीज आते हैं। कितने आते हैं? 1500 से 2000 बीज आते हैं आलू के। मेरी बात को समझ लो, इतने छोटे बीज होते हैं। तो जब ये परागण किया, फिर नई नई किस्में बनने लगी। फिर कोई अगेती अंगमारी प्रतिरोधी है, तो कोई निमेटोड प्रतिरोधी होती, कोई पछेती अंगमारी प्रतिरोधी है, तो प्रसंस्करण के लिए अच्छी है। तो आलू में जो प्रसंस्करण इंडस्ट्री है, मतलब आलू में जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, प्रोसेसिंग, चिप्स बनाते नहीं क्या, चिप्स है प्रसंस्करण। तो आलू में प्रसंस्करण हेतु जो भी इंडस्ट्री है, वो ये मांग करती है वैज्ञानिकों से कि हमें ऐसे आलू दे दो जिसमें लो शुगर हो। क्या हो? जिसमें शुगर की मात्रा कम हो, प्लस ड्राई मैटर ज्यादा। क्या होगा इस? हाई ड्राई मैटर, मतलब प्रोटीन या बाकी पोषक तत्व ज्यादा चाहिए। हाई ड्राई मैटर मतलब, कोई ये प्रश्न बड़े एग्जाम में आते हैं, हर चीज जो बता रहा हूं बड़े एग्जाम में आती है कि ऐसे आलू चाहिए जो प्रसंस्करण के लिए ठीक है, उनमें शुगर तो क्या चाहिए? कम, और ड्राई मैटर क्या चाहिए? ज्यादा। ऐसा हो तो बात बन। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हुई। तो फिर जो है ये आलू अपने यहाँ, कहने का मतलब ये था। अभी भी आपको कोई पूछे कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब? स्थापना तो यही आएगी, लेकिन जगह बदल गई। जगह कौन सी है? कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। कुछ चीजें अपने को पढ़नी है अभी, तो मैं थोड़ा सिस्टम सेट करवा देता हूँ, फिर आगे लिखेंगे, सही नहीं? तो अब आप लोग टॉपिक डालो। सामान्य जानकारी डाला हुआ। सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट लिखो, पूर्वज प्रजाति। सामान्य जानकारी में मैं बोल रहा हूं वैसे लिखेंगे। टॉपिक डालो सामान्य जानकारी, उसमें लिखो पूर्वज प्रजाति। पूर्वज प्रजाति में एक ही लिख लो खाली, सोलेनम स्टेनोटोनम, क्योंकि पूर्वज तो एक ही होता है ना। सोलेनम स्टेनोटोनम, सोलेनम स्टेनोटोनम, सोलेनम स्टेनोटोनम। पूर्वज प्रजाति लिखो सोलेनम स्टेनोटोनम, सोलेनम स्टेनोटोनम, सोलेनम स्टेनोटोनम। ओके, दूसरा पॉइंट लिखो, आलू स्रोत किस चीज का है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, लिखो स्रोत। दूसरा पॉइंट लिखो स्रोत, मैं कह रहा हूं वैसे लिखो। दूसरा लिखो स्रोत। स्रोत का मतलब यह है कि इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। आलू कार्बोहाइड्रेट का सस्ता स्रोत, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट होता है 22.5%। कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा होता है? स्टार्च, स्टार्च, ठीक है। तो आलू स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि होता है 22.5% और स्टार्च के रूप में। फिर अगला बिंदु लिखना है, आराम से मैं कह रहा हूं वैसे वैसे, ठीक है। फिर लिखो
अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, तीसरा बिंदु लिखना है, आराम से लिख पा रहा हो, कार्बोहाइड्रेट के बाद में लिखना है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, लिखना है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र। जगह का नाम है लीमा, लीमा पेरू की राजधानी, लीमा पेरू। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र में लिखो लीमा पेरू, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बोलते हैं उसको, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू, लिख लिया। अगला लिखो अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष, तीसरा लिखो अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष। ये संयुक्त राष्ट्र ने इसको बोला अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पोटैटो ईयर 2008। 8 से आलू याद रखना, 8 आलू 8 आलू 8 आलू, सही नहीं, 8 से आलू 2008। कोष्टक में लिख लो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ये अंतरराष्ट्रीय वाले सारे काम संयुक्त राष्ट्र जानते हो, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा है। वॉशिंगटन ही, क्या बेटा, संयुक्त राष्ट्र कहां पे है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, ये लड़का वॉशिंगटन बोल रहा है। अरे तो ऐसा है, संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है जिसके लगभग 193 सदस्य, कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र कोई देश नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा समूह है जो पूरी दुनिया को चलाता है सिस्टम से। संयुक्त राष्ट्र के अंदर अलग अलग सिस्टम बना हुआ, पूरी दुनिया का एक सबसे फेमस और सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र, इसको यूएनओ बोलते थे पहले, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको यूएन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस। 193 सदस्य, इसके अंदर एक है सिक्योरिटी काउंसिल, क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके 5 स्थायी सदस्य, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5, इनको वीटो पावर कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में जैसे कोई भी पूरी दुनिया में ऐसे कोई बात लागू करनी, जैसे ग्रीन हाउस गैस ज्यादा बढ़ रही, तो संयुक्त राष्ट्र ये चाहता है कि सभी देश मिलकर इसको कम करें। जैसे दुनिया में आतंकवाद एक प्रॉब्लम, तो जैसे अपने यहाँ पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठन, जैश मोहम्मद है, ऐसे कुछ संगठन है आतंकवादी संगठन, तो वीटो देश जो है ना 5, उसमें चाइना भी है। तो वीटो का मतलब होता है कि अगर कोई भी बात तो 500 देश यस करेंगे तो ही बात बनेगी, अगर एक देश ने भी मना कर दिया तो वो बात आपकी वहीं रह जाती। तो जैसे भारत ने प्रस्ताव रखा कुछ साल पहले कि जैश मोहम्मद और ये जो आतंकवादी संगठन है इनको पूरे दुनिया भर में बैन करो, तो चाइना ने कहा है ये कोई आतंकवादी थोड़ी, चाइना ने मना कर दिया ये आतंकवादी संगठन नहीं, तो वो फिर इनको आतंकवादी संगठन नहीं बनाए। तो वीटो पावर का मतलब जिनके पास एक मत से ही बात बने। तो भी 4 देश ऐसे हैं जिनकी बात चल रही, जिनको आने वाले टाइम पे स्थायी सदस्यता मिल सकती है। उनके अंदर भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील, जापान, भारत, जर्मनी, ब्राजील, इनको भी स्थायी सदस्यता मिल सकती है, अभी 5 है खाली। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं यूएन, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन। विकिपीडिया पे देखो डायरेक्ट, तो ये यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है। तो यहाँ जनरल नॉलेज आएगा, यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यह एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन रखना। ठीक है, अब आगे और भी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन में नहीं, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसके आगे इसके बारे में बेसिक हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में है। इसकी भाषाएं बहुत सारी है और इसका टाइप है, 193 सदस्य है। सबसे लास्ट में जो इसमें देखो, इसमें अलग अलग है, यूनाइटेड ये सिक्योरिटी, इसका सब मेन वो अभी तक वही है क्या, एंटोनियो गुटेरेस, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन। अभी मोदी जी के पास में बैठा था ना, वही तो था इस प्रोग्राम,
एंटोनियो गुटरेज इसका सेक्रेटरी जनरल है, इसका जो है महासचिव वही है। ठीक है, ये सब बात, ये सब चीजें पता होनी चाहिए अपने को, जो कि नहीं है पता थी लेकिन वह पढ़ने में नहीं आ रहा कई दिनों से, इसलिए सही नहीं। तो ये बेसिक चीज, यही काम करता सारा मेंटेन करने का। अब आपने कितने अंतरराष्ट्रीय लिख दिया, अब आपको लिखना है 17वीं शताब्दी में आलू को पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। 17वीं शताब्दी में आलू को पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। 17वीं शताब्दी में आलू को पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। 17वीं शताब्दी में आलू को पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। 17वीं शताब्दी में आलू को पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। ठीक है, अब चल रहे हैं आगे। अब आपको लिखना है इसमें आगे लिखना है स्वपरागित फसल है, इसे लिखना स्वपरागण। आलू, मटर, टमाटर, मेथी बताया था ना, तो आलू में, मटर में, टमाटर में, मेथी में स्वपरागण पाया जाता है, तो इसमें भी स्वपरागण। ठीक है, जनरल नॉलेज ही लिख रहे हैं, अभी सामान्य जानकारी में चल रहे हैं अपन। फिर लिखो इसमें जो हरापन होता है ना आलू के अंदर, हरापन को बोलते हैं ग्रीनिंग, हरेपन को बोला जाता है ग्रीनिंग। वो होता है सोलेनिन के कारण। सोलेनिन एक रसायन है, इसमें भी लाइन लिख लेंगे अपन। हरापन लिखा, उसका हरापन सोलेनिन तत्वों के कारण होता है, इसके आगे एक लाइन लिख लो बोले, हरापन सोलेनिन लिख लिया, इसके आगे लिखो, कोष्टक में लिखो पहले तो, कोष्टक में कि कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से, इसका कारण है आलू हरा क्यों होता है कि कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आना, कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आना। ठीक है, ये इसका कारण हो गया। तो जब कंद खुले रह जाते हैं तो वहां पे सूर्य की डायरेक्ट किरणें आती है, तो वहां एक केमिकल बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सोलेनिन। अब कोष्टक में लिखो, अब इसके नीचे लाइन लिखना है, इसी में है ना, सोलेनिन में, सोलेनिन के नीचे डेस करके लिख लेना 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से अधिक उपयोग या अधिक उपभोग करने से, ऐसे लिख लो बोले, 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से अधिक उपभोग करने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से अधिक उपभोग करने पर कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। मतलब ये सोलेनिन एक कार्सिनोजेनिक होती है प्रॉपर्टीज, मतलब अगर आप हरे आलू खाते जाओ तो कैंसर हो जाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत सरकार अब कैंसर के टीके लगाने जा रही है सब। आज की न्यूज पढ़ी तुमने भाई, युवाओं में कैंसर के खतरे बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने कैंसर का बनाया टीका, तो कैंसर का टीका लगेगा, शुरू होने वाले, जैसे वैक्सीन लगी थी ना, कैंसर के टीके बन रहे। तो कैंसर के टीके बनना बड़ी बात होती, कैंसर का तो इलाज ही नहीं था, तो कैंसर के टीके लग जाएंगे अब। तो जब भी आए तो सब बढ़ चढ़ के लगवा लेना, सही नहीं। सरकार बोले कैंसर के टीके लग, कैंसर के टीके लगे, कैंसर के टीके से कैंसर सेल नहीं बनेगी बॉडी में, तो जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका वो होने की संभावना कम है। अब वो सही अफवाह नहीं है, वो तो सही बात है। कोविड वैक्सीन जो लगी थी ना, उसके बाद ये केस बढ़े हैं, और ऐसा वो कंपनी ने खुद ने माना, जो बनाने वाली कंपनी उसने खुद ने माना है, हाँ ऐसा है। तो अभी अनुसंधान चल रहा है उसमें, तो हो सकता है उससे क्या है कि यहाँ पे जहां पर ब्लड हार्ट के अंदर वेन वगैरह होती है वहां पे दिक्कत आती है, इसलिए सभी लोग हार्ड एक्सरसाइज करने से बचें। ये जनहित में जारी है, डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, जब तक इसका इलाज नहीं आए तब तक आप क्या करो, एक तो कठोर एक्सरसाइज करने से बचो, जैसे कोई जिम में जाके ये नहीं कि आज के आज मेरे को खली बनना, ठीक है, एक तो वो हार्ड एक्सरसाइज नहीं करें, एक खेलें तब ध्यान रखें, खेलते वक्त ऐसा नहीं कि भाई आप जो है आप आज ही जीता के मानोगे मैच, कंट्रोल। डांस करने में, लड़कियां कई बार जैसे कोई अमलीडो चला दिया जोश में आ जाए, सही नहीं। अभी वो लेडीज को भी आया ना, वो अभी नाच रही थी, लड़की गिर गई, कल परसों देखा तुम, परसों 2 घटनाएं हुई, एक तो वो लेडी गिर गई स्टेज के ऊपर, वो हल्दी वल्दी का कोई कार्यक्रम चल रहा, रिसेप्शन, तो वहां सारी कलाबाजियां दिखानी रहती,
तो वहां वो लड़की नाच रही थी, नाचते नाचते उसको अटैक आ गया। और एक वो दूल्हा मर गया, बात कर रहे थे, वो दूल्हा घोड़ी पे बैठा, उसको अटैक तो किसी को आ सकता है। तो ऐसे कभी कोई लगे किसी का जी घबरा रहा है, ऐसा कि उसको मजाक में नहीं ले, कल भी बात कर रहे थे वही बात। चलो आगे बढ़ो। अभी आपको एक पॉइंट लिखना है जनरल नॉलेज में। अभी अपन सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? सामान्य जानकारी में लिखो, सामान्य जानकारी में एक शब्द लिखना है, सुबेराइजेशन। सुबेराइजेशन, देखो एक शब्द लिख रहा हूं, सुबेराइजेशन। हल्का सा समझा रहा हूं खाली कि सुबेराइजेशन क्या होता है। सुबेराइजेशन, देखो सुबेराइजेशन क्या होता है, पहले एक सेकंड के लिए समझो। शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं, तुम्हारे सिलेबस का बात। आलू को जब आप हार्वेस्ट करते हो, जमीन से निकालते हैं, तो वो मैकेनिकली कहीं न कहीं थोड़े थोड़े चोटिल हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो फिर हम क्या कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इसको भंडारण में रखते हैं। तो अगर इसको 25 डिग्री तापमान के ऊपर लगभग नमी बढ़ा के, उसमें आर्द्रता की मात्रा बढ़ा देते हैं 95% तक, तो कुछ टाइम के लिए रखते हैं, कुछ महीनों तक, तो वो गाँव भर जाते हैं अपने आप। वहां पे एक सुबेरीन की परत बनती, मतलब जैसे कोई गाँव बन गया, हल्का सा कोई थोड़ा छाल टूट गई तो गाँव हो गया एक तरीके से। तो गाँव बनने के नुकसान क्या? गाँव बनने से एक तो पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो फल जल्दी खराब होता है, जो कंद होता है। एक रोग, कीट जो आते हैं, कीट और रोग अटैक करते हैं गाँव से। रोग कोई आया, कोई रोग आया, रोग का मतलब कोई बैक्टीरिया आया, फंगस आया, या जीवाणु वायरस जो भी आया, निमेटोड आया, तो जैसे अपना एक सुरक्षा तंत्र है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है प्लांट की भी होती, तो वैसे तो प्लांट उसको अड़ने नहीं देता, लेकिन स्टोमेटा से घुस जाते हैं। स्टोमेटा नहीं था, रंध्र, एक तो उनसे एक गाँव से, तो पौधे में कहीं गाँव हो रहा है तो वहां से रोग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। तो वहां पे क्या होता है, एक सुबेरीन एक प्रकार की शर्करा होती है इसके अंदर, तो सुबेरीन की परत बनना चालू हो जाती है उस तापमान पे अगर रखते हैं उसको। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 95% अपेक्षित आर्द्रता पे आलू को भंडारण करते हैं, बाहर से बंद कर दो, तो अंदर वहां पे कोशिका विभाजन हो गए, परत तो कठोर परत बन जाती है सुबेरीन की परत, तो आलू वापस ठीक हो जाता है। जो गाँव था वो वापस हार्ड लेयर बन जाती है, तो उससे रोग बीमारियां नहीं होती, भंडारण लंबे समय तक कर सकते। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? सुबेराइजेशन। तो इसका एक लाइन लिख सकते हो, क्षतिग्रस्त आलू को या क्षतिग्रस्त कंदों को ठीक करने की प्रक्रिया। क्षतिग्रस्त कंदों को ठीक करने की प्रक्रिया, क्षतिग्रस्त कंदों को ठीक करने की प्रक्रिया, क्षतिग्रस्त कंदों को ठीक करने की प्रक्रिया। नीचे लिखना चाहो तो तापमान तो लिख दो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, व रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आपेक्षिक आर्द्रता है 95%। जनरल नॉलेज के लिए था। सुबेराइजेशन किससे संबंधित है तो ध्यान रखना, आलू से, ठीक है। सुबेराइजेशन डन। कंद निर्माण को ट्यूबेराइजेशन कहते नहीं कहते? कंद बनने को ट्यूबेराइजेशन कहते हैं, ये सुबेराइजेशन। तो सुबेराइजेशन क्या लिखा है मैंने? क्षतिग्रस्त कंदों को ठीक करने की प्रक्रिया। इसमें तापमान कितना रहता है? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95। आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको एक बिंदु और लिखना है इसमें एक पॉइंट लिखो, इसको यूं बोलते हैं वुंड हीलिंग प्रोसेस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वुंड का मतलब होता है घाव, हील यानी ठीक होना, तो ये एक प्रकार की वुंड हीलिंग प्रोसेस, वुंड हीलिंग प्रोसेस, सुबेराइजेशन। अब दूसरा पॉइंट लिखो एक और, डी होल्मिंग, एक क्रिया करते हैं इसमें, उसको डी होल्मिंग कहते हैं। डी होल्मिंग अभी थोड़ी देर बाद में वापस जिक्र आएगा इसका, डी होल्मिंग। अंग्रेजी भी लिखना है ना, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द हैं, अपन हिंदी तो जबरदस्ती लिखते हैं। डी होल्मिंग, डी होल्मिंग क्या होता है? एक सेकंड के लिए लिख लो। सर मैंने सुना है कि आपके पास 70 साल पहले के 10 सिक्के हैं, आप तो करोड़पति हो। तो तुम्हें किसने बताई रही है प्राइवेट बात? तुमने कमेंट पढ़ा दिखे वहां, मैंने एक जगह कमेंट कर रखा है कि मेरे पास सिक्के हैं, तो वो आजकल फर्जी वाला चल रहा है सिक्के में। अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं तो खरीदने वाली कंपनियां बहुत सारी, लेकिन उसमें 90% में फ्रॉड है। तुम्हारे पास है? मेरे पास सिक्के पड़े तभी तो मैंने उसमें लिखा था। मेरे पास 10-12 सिक्के हैं जो 1948 के हैं, ऐसे 1967 के हैं, ऐसे मेरे। चांदी आंदी नहीं, वो तो यूं ही है, लेकिन यूं है कि उनकी कीमत है, लेकिन अब उसमें यूं है कि भाई वो कोई देता नहीं है, फर्जीवाड़ा है इसमें। आपके फोन आएगा,
तो कमेंट कर दो, आपका फोन आ जाएगा कि आपको सिक्के बेचने हैं क्या, तो हमारे ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, 1100 रुपये फीस है उसकी। पहले 1100 रुपये करो, फिर आपको आपके सिक्के हुए 10 करोड़ के, झूठ बोलते हो। तो ऐसे मेरे कई फोन आए, 10-15 फोन आ गए अब तक। तो लेकिन मुझे पता है, मैंने कहा ऐसा करो तुम उदयपुर आओ तब तो बात बने लेने, क्योंकि 10 करोड़ तुम ऐसे तो कैसे दोगे मेरे को। मैंने कहा तुम 10 करोड़ में से 1100 की जगह 2200 काट लें, सही नहीं। अब आगे डी होल्मिंग का मतलब देखो क्या होता है। आलू के अंदर, अभी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, एफिड का अटैक होता है। क्या होता है? एफिड का अटैक होता है। तो इस पौधे को ऊपर से काट देते हैं, जैसे ही कंद बन गए अंदर, कंद बनने के बाद में पौधे को ऊपर से काट देते हैं, इससे एफिड नहीं लगता है। तो एफिड क्या वायरस को फैलाता है, मोजेक वायरस। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, इसमें लाइन लिख लो कि आलू के पौधे के ऊपरी भाग को, ऊपरी भाग के कोष्टक में लिख लेना वायवीय भाग। केले के पौधे के ऊपरी भाग यानी वायवीय भाग, मतलब जो भी ऊपर दिख रहा है आपको हरे वाला, क्या बोला मैंने? केला नहीं, आलू, सॉरी यार, अभी ये क्लास में केला ही पढ़ा रहा था सुबह से। केला तो कोई दिक्कत, आलू है, लेकिन केला और आलू अलग अलग चीजें हो। आलू के पौधे के ऊपरी भाग को या वायवीय भाग को हटाना, हटाना, डी होल्मिंग। क्या है ये, तो भूलना मत, डी होल्मिंग थोड़ा ध्यान रखना। अब आपको आगे लिख लिया होगा। अब आपको क्या लिखना है, जलवायु लिखनी। अब जलवायु लिखनी, और जलवायु वाले ये 3 पॉइंट लिखना है, ये वाले। जलवायु के आगे लिखो ठंडा। अरे यार ये पॉइंट लिखा थोड़ी था, अब लिख लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी जलवायु लिखी थोड़ी क्या, हाँ तो ये लिखो, लिखो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। लिख ली तो उसको काट दो वापस, और बोल रहा हूँ जल्दी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आगे लिखो स्थापना, स्थापना, लिख लिया, लिखो आगे स्थापना 1949। आगे लिखना पटना बिहार, पटना बिहार, स्थापना पटना बिहार। फिर आगे लिखना 1956 में स्थानांतरित, कहां पर स्थानांतरित है, ऊपरी शिमला में, हिमाचल प्रदेश। स्थापना तो हुई 1949 पटना बिहार में, और स्थानांतरित हुआ है 1956 में, कहां पर, ऊपरी शिमला में। ठीक है, अभी भी स्थापना पूछेगा तो साल तो 1949 ही आएगा, भले ही कहीं पे हुई है स्थापना। ठीक है ना, डन। अब लिखो इसमें जलवायु, जलवायु का आगे क्या लिखोगे, ठंडी। और फिर आपको ये लिखना, आकंद निर्माण को ट्यूबराइजेशन कहते हैं, ये तो पता ही होगा तुम्हें, ये मैंने पहले बता रखा है। आकंद निर्माण को ट्यूबर फॉर्मेशन या ट्यूबराइजेशन कहते हैं। और उधर जो शब्द था वो सुबेराइजेशन, ये तो ट्यूबराइजेशन है, वो सुबेराइजेशन। ठीक है, आकंद निर्माण यानी ट्यूबर निर्माण, ऐसे करके। आकंद निर्माण के लिए कैसा माहौल चाहिए, लघु दिवस, कम तापमान। तापमान में उधर लिखा 1700 में, कंद निर्माण बंद हो जाते हैं 30 से ऊपर जाने पर, और फिर फूल आने के लिए कैसा माहौल, अच्छी चीजें हैं। चले आगे, सॉरी इस के दोस्त के बात, चले आगे बोलने की भी आदत पड़ेगी।
बढ़े आगे गाइस, हो गया गुड। बातें तो क्या बहुत सारी रहती है बताने को, लेकिन वक्त कंट्रोल कंट्रोल करते करते नहीं तो आलू नहीं पढ़ पाएंगे जिंदगी भर। अभी मैंने प्री पीजी में आलू पढ़ा था, उसमें बहुत टाइम लग गया, उतना टाइम तुम्हारे नहीं लगा सकते। उसमें प्रजातियां भी है बहुत सारी जो प्रतिरोधी होती है, और भी कुछ कुछ बातें और भी है। चले आगे, वो भी लिखा दूंगा आगे, चलिए कुछ पॉइंट और लिखेंगे अच्छे वाले। अब आपको क्या करना पता है, ये लिख लिया, ठीक है। अब आप लोगों को एक काम करना है, अभी नहीं करना है। जलवायु लिख ली, अब लिखो मृदा। जलवायु के बाद में लिखो सॉइल। मृदा, मृदा हल्की अम्लीय चाहिए इसको। मृदा जिसका पीएच 5.5 से 6.5, मतलब हल्की अम्लीय मृदा। आलू के लिए हल्की अम्लीय मृदा चाहिए, हल्की अम्लीय मृदा। स्लाइटली एसिडिक सॉइल, स्लाइटली एसिडिक सॉइल, सही नहीं। अब लिखना है नेक्स्ट। अब आलू की जो खेती होती है हिंदुस्तान में, आलू की खेती ज्यादातर तो मैदानी क्षेत्रों में ही होती है। इसके आगे लिखना है मैदानी क्षेत्र, ज्यादातर होती है मैदानी क्षेत्रों में, और कुछ होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम रहता है। तो पहाड़ी क्षेत्र, तो लगभग लगभग 90 से 95% जो पूरे हिंदुस्तान का आलू होता है वो तो मैदानी क्षेत्रों में होता है। खाली 5 से 10% पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तो मैदानी क्षेत्रों में जो बुआई का टाइम है, जैसे बुआई लिखूं मैं यहाँ पे, बुआई या प्लांटिंग का टाइम है मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर नवंबर। सर्दी में लगाते हैं, वहां सर्दी में बर्फबारी रहती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहां पर हम लगाते हैं मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, ओके। ये जनरल पॉइंट है, ज्यादा लोड वाली बात नहीं, वापस पढ़ना है सब चीजें। अब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब है आलू की बुआई, क्या है। अब अपन करेंगे बुआई, लिखो बुआई। ये लिखने के बाद लिखो बुआई, बुआई। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक गाइस, कुछ पढ़ा क्या? गुड। तो आगे पढ़ो, फिर लिखो बुआई। बुआई तक डन। ये किसी को छूट रहा अभी, लिखो बुआई। बुआई में फर्स्ट पॉइंट लिखो कंदों द्वारा। बुआई लिखो कंदों द्वारा बुआई कर रहे हैं सबसे पहले। चलो अब बुआई में चलो, और बुआई के अंदर हमने सबसे पहले कर ली कंद द्वारा। तो बुआई का एक तरीका तो है कंद के द्वारा, तो बुआई ये लिखी हुई थी, इसमें पहला पॉइंट लिखना है कंदों द्वारा। गांव के अंदर तो यही फेमस है भाई, कंदों द्वारा ही, तो अभी सब जगह यही है, ज्यादातर यही सफल है। तो अगर आप इसके अंदर 25 ग्राम का कंद काम में ले रहे हो, जैसे अपन कंद के छोटे टुकड़े काम में ले रहे हैं, ठीक है 25 ग्राम, या आप 30-40 ग्राम के कंद काम में ले रहे हो, भाई दो केस है भाई, एक तो छोटे टुकड़े एक बड़े टुकड़े। अरे इधर देखो, फिर लिखना, एक तो छोटे टुकड़े 25 ग्राम के टुकड़े काम में ले रहे हो, एक ले रहे हो 30-40, तो 25 ग्राम के ले रहे हो तो 15 से 20 क्विंटल चाहिए। कितना चाहिए? 20 क्विंटल पर हेक्टर आलू चाहिए। और अगर आप बड़े टुकड़े ले रहे हो तो 20 ज्यादा चाहिए, 25 से 30 क्विंटल। कितने चाहिए? 25 से 30 क्विंटल जो है आपको, 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टर। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ये दूसरे वाला, आपको सीधा पूछ ले कभी एक ही प्रश्न में कि आलू की कंदू के द्वारा बीज दर कितनी है, तो 25 से 30 क्विंटल। कितनी है? ये अंदाज, जितने भी सिलेक्शन होते हैं ज्यादातर अंदाज से होते हैं। मतलब आप कभी भी कभी इंटरव्यू दोगे तो आपको यूं पूछते हैं कि आपको समझ है कि नहीं, आपको उस चीज की समझ कितनी, आरएस बनोगे आईएएस बनोगे, मतलब यूं चेक करते हैं कि छपरी तो नहीं, कहीं कहीं नौकरी लगने के बाद में कहीं सरकार की बेइज्जती तो नहीं कराएगा। कई बार ऐसा होता है, आप किसी गांव में कृषि प्रशिक्षक हो, तो आप वहां जो भी बात कर रहे हो किसानों से, तो तरीका तो है ना,
आप बात कर रहे हो इसका मतलब सरकार बात कर रही है, यही तो है। तो आप भी सरकार के प्रतिनिधि तो आप, तो पता चला ऐसे कोई बात बोल रहे हो किसानों के बीच में जो नहीं बोल, तुम्हें लगता है कहीं मजे नहीं। तो सरकार यूं तो चेक करती है कि किस आदमी को लेवन किसको नहीं ले, खाली होशियार कोई थोड़ी लेते। तो प्रश्नों में सब चेक हो जाता है, एबिलिटी चेक करते। तो आपको कोई पूछे तो यूं नहीं कहना चाहिए कि आलू कितने चाहिए, 100 कुंटल चाहिए, और यूं भी नहीं कहना चाहिए 2 कुंटल चाहिए। यूं कह सकते हो 20-25 कुंटल, एक अंदाज 30 तक भी कह सकते हो, 35-40 तक कह सकते हो। यूं नहीं कहना चाहिए 100-150 कुंटल, 2-3 कुंटल चाहिए, ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए। तो अंदाज होगी हाँ 20-25 कुंटल के आसपास। तो ये सब जो सही सटीक है वो क्या है, 25 से 30 क्विंटल ये है। अब इसके नीचे एक लाइन लिखो, कंद से करोगे तो सुसुप्तावस्था भी तोड़नी पड़ेगी। लिखो, कंदों की सुसुप्तावस्था या आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु, आलू की ये लिखने के बाद ये लिख लो, जैसे कंदों द्वारा लिख लिया, उसके नीचे ये भी लिख लिया, इसके नीचे लाइन लिख, हाँ ये लिखने के बाद कंदों के अंदर ये लिख दो, 25 ग्राम के कंदे तो उतने चाहिए, और 30-40 ग्राम के कंदे तो इतना चाहिए। फिर लिखो, कंद आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु, आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु 1% थायो यूरिया, 1% थायो यूरिया एवं एवं 1 ppm 1 ppm जिब्रेलिक एसिड, GA3 आलू के कंदों की या आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु 1% थायो यूरिया एवं 1 ppm GA3 का प्रयोग किया जाता है, ओके। 1% थायो यूरिया का प्रयोग किया जाता है आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु 1% थायो यूरिया एवं 1 ppm जिब्रेलिक एसिड या GA3 का उपयोग किया जाता है, ओके। ये तो पहला तरीका। अब अपन बोएंगे टीएसपी, टीएसपी नहीं टीपीएस, टीएसपी नहीं रे। अब ये दूसरा पॉइंट लिखना है, ये वाला, ये बिंदु लिखना आपको, सत्य आलू बीज, सत्य आलू बीज, सत्य आलू बीज किसने दिया, तो आगे लिखो डॉक्टर रामानुजन द्वारा। और फिर बीज दर कितनी है सत्य आलू बीज की, तो 100 से 150 ग्राम, और 1 ग्राम के अंदर 1500 से 2000 इसके बीज होते हैं। चले आगे, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? ग्रीनिंग में ये लिखवाया था कि भैया 20 मिलीग्राम से ज्यादा खाने पर कैंसर होने के चांस रहते, कैंसर होने के चांस बढ़ जाते। डन। तो दो बोने के तरीके हो गए, कंद के द्वारा, एक सत्य आलू बीज। प्रश्न आएगा सत्य आलू बीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सत्य से राम याद रहेगा, सत्य से राम। अब एक पॉइंट बड़ा खास है, ये तो बुआई होगी बंद। अब एक बिंदु और लिखो, इंपोर्टेंट पॉइंट, ऊपर लिखना था नहीं लिखा है तो अब यहाँ लिखा रहे, लिखो इंपोर्टेंट पॉइंट, इसके साथ में लिख लेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट। नींद थोड़ी आ रही तुम्हें भाई लोग, नींद आ रही क्या? सुपरवाइजर वालों को नींद थोड़ी आ सकती नहीं, सुपरवाइजर अगर सोएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन सुपरवाइजर बनने के बाद मजे बहुत, एक बार तुम बन जाओ फिर किसान तुम मजे, 3 चीजें। इंटरेस्ट है तब तो, अगर काम में रुचि है तब तो, यार क्या ही है खेतों में, क्या ही जाना नहीं जाना। मैंने किसानों को बहुत फायदा दिलाया, देखो मैं जहां पर भी मेरे को अवसर मिला, एक तरफा फायदा, जो योग्य किसान, गरीब किसान फायदा दिलाओ, लेकिन उसकी टेक्निक होती, सारे कर्मचारी एक जैसे नहीं होते, सारे कर्मचारी एक जैसे नहीं होते। कई किसानों, कई कर्मचारी लोड नहीं लेते, टेक्निक रहती, टेक्निक, फील्ड में काम करने की तकनीक,
एक सुपरवाइजर क्या करे ताकि बिना लोड किए मजे से काम कर सके, इसके ऊपर तुम सिलेक्शन हो जाओगे तो वीडियो बनाऊंगा बाद। भाई किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से कम काम करें, अच्छा काम कर सकते, क्योंकि नहीं तो लोड में मर जाओगे। एक कृषि पर्यवेक्षक को कैसा होना चाहिए, सिंपल। कृषि पर्यवेक्षक को लोड नहीं, सबसे बड़ी समस्या यार है लोड झेल नहीं पा रहा। कोई आदमी और काम कैसे होगा, काम कैसे होगा, सब हो जाता है तरीके से होता, सही नहीं, तरीके से होता। तो सबसे पहले अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं खाली कि आप सरल सहज रहें समाज। किसानों से बात करना तो है पहले, मैं अभी देखता हूं 99% सुपरवाइजर को किसान से बात करने नहीं आता। आज की तारीख ऐसी, किसान एक बार से दूसरी बार उसके पास में आना पसंद ही नहीं करता कि इसको तो कुछ ही नहीं आता। सारे सुपरवाइजर आज लगे हुए हैं, कुछ अपवाद अच्छे भी होंगे, कुछ वो रटंत विद्या वाले कैसे हैं, किताब पढ़ी लग गए। अब उनको कुछ ना तो कोई दवाई का नाम याद है, किसान को कुछ बता सकते, ना बीज दर बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते, योजनाओं के बारे में नहीं पता है कौन सी योजना है। ऐसी हालत, तो कैसे किसानों को फायदा कैसे मिलेगा। तो टेक्निक क्या होती है कि जैसे तुम्हारे पास में 10 किसानों को फायदा करने का है तुम्हारे पास, तो जो लोड लेने वाले सुपरवाइजर के 10 टारगेट कभी पूरे नहीं होते। जैसे किसी गांव में 10 किसानों को ये टारगेट आए, 10 किसानों के खेत पे वर्मी कंपोस्ट की बेड बनानी, मान, तो वो 10 टारगेट में उनका पूरा साल निकल जाता है, वो 10 भी नहीं होता उनसे। और जो स्मार्ट सुपरवाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको टेक्निक रहती है। जैसे कोई किसान कहता है यार साहब सुपरवाइजर मेरे को कुछ दिलाते ही नहीं हो, आप कभी कुछ दिलाते ही नहीं हो यार, हमको भी तो कुछ दिलाओ। तो ठीक है, अब की बार आएगा तो तेरे को दिलाऊं, किसी को बोलना मत। तो वर्मी कंपोस्ट है, उसको फोन कर दो, अरे तू कह रहा था दिलाओ मत कुछ कह रहे थे, तो आ जाते, फ्री होता आजा बताता हूँ। तो उसको समझा दो कि भाई ये बनाना है, खेत पे ऐसे करना है, और ये कर लो, ऐसे ऐसे में चुपका ऐसे कर लेना। उनको बढ़ा चढ़ा के बताओ, उनको बोलो अरे यार मेरे 10 पूरे ही नहीं हो रहे, एक तो तुम ही लगा लो यार। वो देखेगा यार इसका मतलब कोई गड़बड़ दिखा वहां, ये ऐसे हाथ जोड़ रहा है, जबरदस्ती लगवा रहा है, इसका मतलब तो यूं थोड़ी होता है कि कोई काम, इसका मतलब लगाएगा नहीं। वो बोले देख तू लगा हुआ तो ही तेरे को बताऊं, काम की स्कीम तो बड़ी काम की स्कीम तो है, लेकिन वो अच्छे किसानों के लिए, किसान को सेट करो, वो अच्छे किसानों के लिए। लेकिन मेरे पास टारगेट वो 2-3 ही है, और अभी जब 50 जनों का फोन आ गया क्या, कि 50 का फोन है, मेरे लगानी, तो तू किसी को बताओ नहीं, तब तो तेरे को बताऊं, सही नहीं। तो उसको टेक्निक से सेट करके वो उसको लगे यार फायदे वाली चीज मैं लगा ले, सही नहीं तुम, तो रात दिन का फर्क हो गया नहीं होगा। तो ये टेक्निक ऐसे बस की सारी बातें हो रही, अंदर की बातें जो तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब लिखो महत्वपूर्ण पॉइंट। इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या लिखोगे, इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट के अंदर आपको लिखना है सीड प्लॉट टेक्निक। देखो प्लॉट सीड प्लॉट टेक्निक। अब ये सीड प्लॉट टेक्निक क्या है, उसी से मिलती जुलती है, एसपीटी बोलते हैं उसको, और उसको टीपीएस बोलते हैं। दोनों में लगभग सेम है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सीड प्लॉट टेक्निक, इसकी हिंदी भी नीचे लिख सकते हो, सीड प्लॉट टेक्निक ही बोलते हैं इसको, सीड प्लॉट तकनीक या सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट सीड प्लॉट तकनीक या टेक्निक सीड प्लॉट टेक्निक। अब ये है क्या, एक सेकंड के लिए समझेंगे, फिर अपन इसको एक पॉइंट लिखा रहा हूं जो लिखे। देखो आज की तारीख में भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि अच्छे अच्छे कंद नहीं मिलते बोने के लिए। सीड प्लॉट टेक्निक का मतलब बीज से नहीं है, इसका मतलब है कंद के, कंद जो जिसको हम बुआई के लिए काम में लेते हैं उसकी बात हो रही। आज की तारीख में किसानों के लिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि उनको बीज मतलब रोग रहित कंद नहीं मिलते बोने के लिए। ये बुआई से संबंधित बात हो रही। यहाँ बीज लिखा हुआ है, इस बीज का मतलब वो बीज नहीं है सत्य आलू बीज, इसका मतलब है वो कंद जिसको आप बीज के रूप में काम में ले रहे हो। बीज की परिभाषा कौन बता सकता है, व्हाट इज सीड। नहीं, वो अंकुर, बीज का मतलब परिपक्व अंडाशय या परिपक्व बीजांडी नहीं होता। उसका मतलब पौधे का कोई भी भाग हो सकता है जो अंकुरण करने की क्षमता और जिसमें नया पौधा जनरेट करने की क्षमता, उसको बीज हो। तो बीज तो हो ही सकता है। बीज के अलावा पौधे का कोई प्रोपिग्यूल भी हो सकता है, कोई पार्ट भी हो सकता है जिसमें नए अंकुरण या नया पौधा बनाने की क्षमता, उसी को तो बीज बोलेंगे अपन। तो यहाँ पर इस बीज का मतलब वो बीज नहीं, इस बीज का मतलब ये बीज कंद।
तो अब इसमें क्या होता है कि भाई आलू में पूरे हिंदुस्तान में समस्या है मोजेक वायरस। किसकी समस्या है? मोजेक वायरस। इस मोजेक वायरस को फैलाने का काम करता है एफिड। कौन करता है? एफिड। तो जो भी किसानों के पास में कंद आते हैं उसमें वायरस आ जाता है, वायरस आ जाता है फिर फैल जाता है, वायरस आ जाता है फैल जाता है। तो डॉक्टर पुष्कर नाथ ने, किसने? डॉक्टर पुष्कर नाथ ने हिंदुस्तान के अंदर कई जगह ऐसे विकसित करी, कई जगह ऐसी आइडेंटिफाई करी, पहचान करा जहां पर एफिड प्राकृतिक रूप से कम है। मतलब मोजेक वायरस को कौन फैलाए? तो ऐसी जगह कुछ है नेचुरल जहां पर एफिड कम आते हैं। जैसे अभी जनवरी फरवरी में एफिड आते हैं तो वहां एफिड आते नहीं। वो जगह कौन कौन सी है? जैसे पटना, क्या है गाइस? जैसे पटना बिहार है, जैसे कि मोदीपुरम। बताओ मोदीपुरम कहाँ है? मोदीपुरम कहाँ है? यूपी में। कहां पर है? अच्छा बोलो ग्वालियर। ग्वालियर कहां पर है? ग्वालियर है एमपी में। जालंधर, तो जालंधर कहां पर है? पंजाब। मतलब ये जगह ऐसी पहचान करी चारों। इनके अलावा कुछ जगह और भी है, यहां पर एफिड बहुत कम है, प्राकृतिक रूप से एफिड कम। तो वहां पर इन्होंने पूरा अपना सिस्टम सेटअप कर रखा, चारों जगह जमीन खरीद के। ये किसके अंडर में है? सी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जानते हो तुम लोग? सीपीआरआई, सेंट्रल पोटैटो कुपरी वाला। तो उसी के अंडर में ये पूरा काम होता है। ये जगह भी उसके इंस्टीट्यूट के अंडर में। तो वहां वो बड़े बड़े से खेत लेके वहां बड़े बड़े सिस्टम से प्लॉट बनते हैं। क्या बनते हैं? सीड प्लॉट का मतलब बड़े बड़े व्यवस्थित प्लॉट बनाते हैं, उनके ऊपर आलू उगाते हैं बढ़िया। कोई नई वैरायटी है तो उसका आलू उगा दिया। अब आलू के बीज उत्पादन का काम करते हैं वो। बीज उत्पादन का मतलब कंद की बात हो रही। तो एक तो वहां प्राकृतिक रूप से एफिड है ही नहीं, पहले से एफिड कम है वहां। अरे ये तो बोला मैंने। और एक एफिड आप भी गया तो दवाई छिड़क देंगे ऊपर। क्या करेंगे? एफिड को कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई बताओ। देख कोई दवाई बताओ। सुपरवाइजर बन गए तो कहां सीखोगे तुम? बता बोलो। इमिडाक्लोप्रिड। क्या है? तो इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करो 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से। 15 लीटर की टंकी में 7.5 ml। कितना? 7.5। अब क्या हुआ? उस दवाई के छिड़काव करते एफिड मर गया। लास्ट में इस एफिड को कंट्रोल करने के लिए ही तो हमने पढ़ा डीहोल्मिंग। क्या पढ़ा था? हम क्या करेंगे? कंद, जैसे कंद तैयार हो गए अब जैसे कंद तैयार हो गए जनवरी फरवरी, फरवरी के आसपास मार्च में फिर कंद तैयार होने लग जाते हैं फाइनल। जैसे अभी तो अभी क्या करेंगे? 20-25 दिन बाद में कंद को हटाएंगे। तो उससे पहले इस ऊपर वाले भाग को भी हटा देते, क्योंकि एफिड आएगा तो यही लगेगा। तो इस ऊपर वाले भाग को खेल ही खत्म कर देते, फिर बाद में कंद को निकाल लेते हैं। तो इसी को डीहोल्मिंग कहते हैं। एफिड से बचाने के लिए तो करते हैं ये। तो ये डीहोल्मिंग। तो इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य है, फिर इन पूरे इलाकों में से मिला के 1500 टन के आसपास, कितना? 1500 टन ब्रीडर सीड पैदा होता है। क्या होता है? ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब क्या होता है? प्रजनक। फिर इसको ये भेजते हो। अब वहां से ये बिल्कुल शुद्ध है, वायरस फ्री है, वो थोड़ी में कोई नहीं। अब इसको ये भेजते हैं एनएससी के पास, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के पास, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के पास, कृषि विश्वविद्यालय के पास में, कि इसको मल्टीप्लाई करो। मतलब इससे बनाओ फाउंडेशन, फाउंडेशन से क्या बनेगा? सर्टिफाइड। ऐसे करके एक दो अगले सीजन तक या अगले से अगले सीजन तक किसानों के पास पहुंचता है। तो वो रोग रहित है कि नहीं? तो इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य लिखो खाली बस। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिखो विषाणु रहित, विषाणु रहित, विषाणु रहित या रोग रहित। ऐसे लिखो, रोग रहित या विषाणु रहित, रोग रहित कंद उत्पादन करना। कंद के कोष्टक में बीज लिखना, कंद या बीज उत्पादन करना। इसका उद्देश्य है सीड प्लॉट टेक्निक। लिखो पहले तो, सीड प्लॉट टेक्निक का सिद्धांत किसने दिया? यह सिस्टम डॉक्टर पुष्कर नाथ, डॉक्टर पुष्कर नाथ, डॉक्टर पुष्कर नाथ। सीड प्लॉट, समझ गए? तो विषाणु रहित या वायरस फ्री, जो कि मोजेक वायरस खासकर रहित बीज यानी कंद उत्पादन करना, इसका मुख्य उद्देश्य। बाकी ये सब चीजें मैंने जगह वगैरह ये सब एक्स्ट्रा, ये कोई एग्जाम का हिस्सा नहीं। ठीक है ना? क्या हमने कुछ पढ़ा? आगे बढ़ो।
अब एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है, लास्ट देखो, भंडारण के समय होने वाले भंडारण में अंकुरण को रोकने हेतु, भंडारण में अंकुरण रोकने हेतु, अब आपने आलू, इस सीड प्लॉट टेक्निक खत्म हो गई, अब अगला पॉइंट चल रहा है, सीड प्लॉट टेक्निक खत्म। अब नेक्स्ट पॉइंट, वो भी इस इंपॉर्टेंट बिंदु में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखोगे? भंडारण में अंकुरण रोकने हेतु, समझ गए? या भंडारण में फूटान रोकने हेतु। भंडारण में जो फूटान होती है उसको कहते हैं स्प्राउटिंग। क्या कहते हैं? कुछ केमिकल आते हैं जो सिर्फ उनको बोलते हैं स्प्राउट सप्रेसेंट। क्या बोलते हैं उनको? स्प्राउट, स्प्राउट नहीं, स्प्राउट सप्रेसेंट। क्या बोलते हैं उनको भैया? स्प्राउट सप्रेसेंट। भंडारण के समय स्प्राउटिंग होती है, स्प्राउटिंग। सप्रेस करके एक वर्ब है, सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है रोकना। कोई आदमी ज्यादा होशियारी करे उसको कम करना, प्रिवेंट करना, रोकना, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द काम में आता है सप्रेस। क्या होता है? SUPPRESS। सप्रेस का मतलब क्या होता है? रोकना, किसी को रोकना, किसी की भीड़ को रोकना, किसी को क्या करना, किसी को रोकने के लिए शब्द सप्रेस। तो ये रोकने के लिए काम में आ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं स्प्राउटिंग को रोक रहा है भंडारण में, उनको बोलते हैं स्प्राउट सप्रेसेंट। इसमें दो चीजें बहुत काम में आती है। नंबर 1 लिखो CIPC। CIPC, CIPC बाजार में मिलता है क्लोरप्रोफाम के नाम से। क्लोरप्रोफाम, क्लोरप्रोफाम। इसका पूरा नाम आप याद मत रखना, मैं लिख देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए, वह रहने दो यार, बड़ा लंबा चौड़ा नाम, सही नहीं? आइसोप्रोपाइल N3, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे कभी नहीं आया, ठीक है? आइसोप्रोपाइल N3 क्लोरोफिनाइल कार्बामेट। लेकिन याद नहीं रखना, खाली CIPC याद रखो, शॉर्ट में याद रह जाएगा CIPC। एक दूसरी दवाई आती है मेलिक हाइड्रोजाइट, MH, जानते हो इसको भी? गुड। तो मेलिक हाइड्रोजाइट, मेलिक हाइड्रोजाइट, मेलिक हाइड्रोजाइट जो बाजार में किस नाम से मिलता है? स्प्राउट स्टॉप के नाम से मिलता है। स्प्राउट स्टॉप, स्प्राउट स्टॉप, स्प्राउट स्टॉप, CIPC, स्प्राउट स्टॉप। ये दोनों दवाइयां भंडारण में अंकुरण को रोकने हैं। तुम्हारे सुपरवाइजर में कौन सा आएगा बताओ? मेलिक हाइड्रोजाइड आएगा। 12वीं किताब में यही दे रखा, बाकी एग्जाम में बड़े में ये आने लग गया, आजकल सब में यही आता। तो बाकी मेलिक हाइड्रोजाइड ही आता है तुम्हारे सुपरवाइजर में, तो इस बार भी आएगा। सुपरवाइजर का पेपर वही आएगा जो मैं बनाऊंगा टेस्ट सीरीज में। समझ गए तुम? इस टेस्ट सीरीज को फोकस होकर दें सब लोग, और इस थ्योरी को भी पढ़ते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं भी हो सकता कि टेस्ट सीरीज वाला आए, नहीं भी आए, कोशिश रहेगी अच्छा करने की। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? थोड़ा और पढ़े काफी। कौन कौन चाहता है थोड़ा और पढ़े? देखो उन्नत किस्में, फटाफट एक छोटी सी चीज है, 2 मिनट लिख लेते, 2 मिनट में किस्में किस्में लिख लेते, ठीक है? ज्यादा किस्में याद है क्योंकि कुफरी नाम की है सारी किस्में, सारी किस्में कुफरी नाम की, इसलिए लोड नहीं, ठीक है? टॉपिक डाल दो उन्नत किस्म। उन्नत किस्मों को बोलते हैं इम्प्रूव्ड वेराइटीज। इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड वेराइटीज। इसके अंदर 2-3 किस्में आज लिख लो, फिर कल लिखेंगे अच्छी किस्में, मेन ठीक ठाक किस्में आज लिख लो। जैसे सबसे पहले अगेती, अगेती किस्में। दूसरा इधर लिख लेना मध्यम समय में पकने वाली किस्में, मध्यम। फिर लिखना पछेती, अगेती मध्यम पछेती, अगेती मध्यम पछेती। अगेती के अंदर आपको कुछ अच्छी अच्छी किस्में लिखनी है, जैसे कि लिखो आराम से, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी अशोका, कुफरी अशोका, कुफरी शीतमान, कुफरी शीतमान, कुफरी लवकार, कुफरी लवकार, कुफरी लवकार। ओके, मेन थोड़ी बहुत लिख लो, कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं इसमें। अब मध्यम वाले लिख लो 2-3 किस्में। मध्यम में आपको लिखना है कुफरी लालिमा, कुफरी लालिमा, कुफरी बहार,
कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी, सॉरी सिंदूरी नहीं लिखना रे, कुफरी अरुण, कुफरी अरुण। इसकी क्या 70-80 किस्में सारी कुफरी से ही चालू हो रही, इसलिए ये अगेती मध्यम पश्चेती सारी याद नहीं रख सकते अपन। जैसे लिखो कुफरी सिंदूरी, कुफरी सिंदूरी और कुफरी देवा, कुफरी देवा, कुफरी देवा ऐसे, कुफरी देवा। मध्य में है कुफरी अरुण। अब इसमें एक दो क्वेश्चन आप भी रखें, देखो कुफरी शीत मान वाला क्वेश्चन एक डबल के एग्जाम में आ रखा है, अगेती कौन सी, उत्तराखंड के डबल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखें, देखें क्या कर पाते हैं अपन। कुफरी अरुण जो होती है ना, इसका बाहर से जो छिलका होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ऐसे इसके आगे लिखो लाल, लाल बैंगनी रंग की, लाल बैंगनी छिलका। कुफरी अरुण के आगे लिखना लाल बैंगनी छिलका। ये क्वेश्चन एफएसओ के एग्जाम में आ रहा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, कि किसका छिलका एंथोस, देवा, देवा, देवा को देवा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, DEVA, देवा, देवा को देवा बोल दो, क्या दिक्कत, सही नहीं, कोई दिक्कत। अंग्रेजी इंग्लिश वाले ऐसे तो बोलते हैं, मोदी को बोलो मोदी, मिस्टर मोदी, अपने यहाँ मोदी बोलो, उसको मोदी बोल। जैसे कोई तरुण जाएगा तरुण, तो वहां बोलेंगे हेलो मिस्टर तरुण, तरुण क्या बोलेंगे, तरुण, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही नहीं। कुफरी सिंदूरी का भी लाल छिलका होता है, रेड कलर, आगे लिख लेना रेड कलर, रेड या लगभग लाल बैंगनी छिलका, लेड छिलका। ये एफएसओ में आया था, बाकी नहीं आया था। और भी है किस्में, तो अभी अपन ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे अपन, काफी आज क्या कि फिर क्लास भी और होगी थोड़ी, तो थोड़ा रिवीजन भी तो करेंगे अभी। तुम क्या देख रहे हो, अभी डायरेक्ट चले जाओगे क्या तुम? कई लोग ऐसे कितने हैं जो सोच रहे हैं यहाँ से छूटे हैं तो जाके सोए, ऐसे कितने हाथ खड़ा, और ऐसे कितने हैं जो पहले ये सोच रहे हैं 2 मिनट बस, ऐसे कितने जो सोच रहे हैं पहले जाएंगे खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। अगर ये खाने की टेंशन नहीं हो तो उठे ही नहीं आदमी। देखो एक चीज ये भी है, अगर सुबह टॉयलेट नहीं करना हो आदमी को, फ्रेश नहीं होना हो, नाश्ता चाय और खाना नहीं खाना हो, तो आदमी उठे ही नहीं संडे के दिन, ये बात सत्य है। कई बार के आदमी इस लेवल तक पहुंच जाता है यार अब तो उठ जाते हैं, नहीं तो भूख लग रही है अब तो आदमी भूख भी मर जाती। कैसे कैसे दुनिया होगी। अरे हमने कुछ पढ़ा क्या आज? सबका ध्यान इधर, अब रुक जाओ जहां हो वहीं, इधर देखो, 2 मिनट खाली, 2 मिनट बोलो। जीवाणु उकटा रोग, स्यूडोमोनास सोलेनोसिरम, बक आई रोट, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, फलछेदक, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, प्रतिरोधी किस्म पार्कर। प्रसंस्करण और बीज निकालने हैं तो कब तोड़ते हैं? जब पूर्णतया परिपक्व अवस्था, लास्ट। बीज उत्पादन में ये दूरी लिखी है, टमाटर में कितनी है? 50-25, और गोभी वर्ग में 1600 हो जाए। अभी क्वेश्चन भी आया था पीजी में, इसमें ऑप्शन में था 1.6 किलोमीटर, कितना था? 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। मतलब ये है कि भाई अगर आप गोभी उगा रहे हो, गोभी का बीज उत्पादन, तुम जानते नहीं हो गोभी का बीज उत्पादन होता है कैसे? कौन कौन जानता है गोभी का बीज उत्पादन कैसे कैसे होता बता? अरे हैं, तू सुनने देगा पीछे, नहीं सुनने देगा, एक तो उसकी आवाज ही नहीं आ रही, तू बीच में बोल रहा। हाँ बता, खड़ा होकर बता ना, ऐसे कोई घर की बात है अपने कोई थोड़ा। क्या ही कह रहा पता नहीं, थोड़ा तेज बोल रहे हैं क्या? आगे पहले क्यारी में तैयार करते हैं, वो तो नर्सरी हो गई, फिर खेत में लगा देते हैं, फिर सॉरी होता है। देखो ये होता है, 2 मिनट और लेंगे टाइम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। गोभी में क्या होता है, गोभी में बीज उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया, गोभी की सभी किस्मों में नहीं आते फूल। इधर गोभी का फूल आता है, वो उसको फूल नहीं कहते, वो तो एक रूपांतरण होता है। गोभी का जो फूल होता है ना, कर्ड, वो कोई फूल नहीं,
वो तो एक प्रकार का फूल का पुष्पक्रम का मॉडिफिकेशन। तो गोभी का फूल आता है जैसे, तो अगर अपने को बीज उत्पादन करना है तो गोभी को ऊपर से तोड़ देते हैं, वो जो फूल आता है उसको तोड़ते हैं, फिर उसमें से कलिका निकलती है फूल की, डंडी निकलती है उसके जैसे, मूली के जैसे, सरसों के जैसे। तो जैसे सरसों का फूल आता है तारा मीरा, उस तारा मीरा के जैसे गोभी के फूल आते हैं पीले रंग, फिर परागण होता है, और फिर जैसे सरसों की फलियां नहीं बनती वैसे गोभी में फलियां बनती, जैसे सरसों के बीज होते हैं वैसे गोभी के बीज होते हैं। नहीं, दो सीजन लगते हैं। अरे ये टूटा थोड़ी, ये तो पहले चिपका रखा था यहाँ। एक और कहाँ गया इसका, एक और था ना इधर। तुमने कुछ देखा क्या सर, एक चिपका रखा था जो वो टेप गिर गई इसकी, ये इसका भी यही नीचे गिर गया अभी जस्ट, इसका नीचे, ये अभी गिर तो नहीं रहा है लेकिन इसका वो टेप नीचे गिर गई।